तो ज्योग्राफी का आप कैसे एक सटीक तैयारी किया जाए कि आपका मेंस में एक भी क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि एक बात इतना आप जरूर तय मान के चलिएगा कि जेपीएससी के मेंस में जहां पे आपको 40 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, अगर आपका वो क्वेश्चन पहले से कभी नहीं लिखा हुआ है, मतलब वो क्वेश्चन नहीं, कम से कम वो टॉपिक, उस टॉपिक के बारे में आपने खुद से कभी वैसा नोट्स नहीं बनाया है 800,000 वर्ड का, और प्रैक्टिस नहीं करके गए हैं, एग्जाम में वैसा आंसर, नया आंसर बनाना बड़ा मुश्किल होगा आपके लिए। तो एटलीस्ट भले वो एग्जैक्ट क्वेश्चन आप प्रैक्टिस नहीं करें, लेकिन कम से कम टॉपिक का समझ तो होना ही चाहिए ज्योग्राफी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो इसलिए हम लोग यहाँ कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स जो है हम लोग उसको कवर करके जाएं, और फिर भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस किए बिना हम लोग अपना तैयारी मेंस का नहीं कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को मैं एक झलक आपको दिखाऊंगा और समझाने का प्रयास करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन को डिजाइन किया गया है, सिलेबस में क्या दिया गया है, और अब आने वाले समय में आप एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं। मतलब ये एग्जाम आपका मेंस का होगा, उसमें ज्योग्राफी का क्वेश्चन कैसा आना चाहिए और किस तरह का एक्सपेक्टेशन आपको रखना चाहिए, कौन कौन सा जो टॉपिक्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या कौन कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको हमें छोड़ देना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों पे पहले आज का दिन जो है उसमें चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद मैं आपको ज्योग्राफी का बेसिक समझाऊंगा कि मेंस के एग्जाम में ऐसा नहीं कि आप ज्योग्राफी को शुरू से फाउंडेशन की तरफ पढ़ना शुरू करेंगे फिर अंत तक उसको पढ़ते चले जाएंगे, तो पता चलेगा कि 2-3 महीने आप सिर्फ ज्योग्राफी ही पढ़ रहे हैं। तो मेंस के लिए जो ज्योग्राफी का पढ़ाई है, हम लोग को बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में ऐसा करना है कि 10 दिन में हम लोग मेंस के हर तरह के सवाल को टैकल करने के लायक बन सके। तो ये हमारा पहला मुद्दा है, सॉरी ये दूसरा मुद्दा है। तो आज इन दोनों चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे, और मैं आपको ज्योग्राफी का एक ओवरव्यू भी समझाऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा आज के ही क्लास में लगने लगेगा कि इन ज्योग्राफी के थोड़ा सा मास्टर भी बन रहे हैं, है ना। ज्योग्राफी कोई वैसा बहुत मुश्किल सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी एक आसान सा सब्जेक्ट है, बहुत इजीली समझ में आने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन उसको पढ़ने के लिए एक टेक्निक, एक सिस्टम जरूर होना चाहिए आपके पास। वैसे तो हर सब्जेक्ट का सिस्टम चाहिए, ज्योग्राफी के लिए भी उसी तरह का एक सिस्टम होना आपके पास अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए हम लोग शुरू करें। इस पे तो हम लोग आएंगे, ये क्या है नहीं है उसको तो बाद में समझेंगे। पहले थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार नजर डालते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन को बनाया गया है। मैं पिछले 3-4 सालों का क्वेश्चन में लेकर के आया हूँ, मतलब 3-4 बार का। एग्जाम तो रेगुलर होता नहीं है कि उसको हम लोग 3-4 साल प्रीवियस ईयर का मान के चले। तो एनीवे, तो अगर आप यहां देखेंगे कि 6th जेपीएससी में किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक। 6th जेपीएससी में बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक। इसको हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन, सिलेबस के अकॉर्डिंग, है ना। पहले एनालाइज कीजिए, ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि हम लोग एकदम फाउंडेशन बैच की तरह जीरो से पढ़ने वाले हैं, नहीं वैसा नहीं होगा। लेकिन ज्योग्राफी आपको फाउंडेशन बैच से ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा, उसका मेरा गारंटी है, तो निश्चिंत रहिए पहले, ठीक है सब। 6th जेपीएससी में जो क्वेश्चंस आए थे वो बहुत ज्यादा डायरेक्ट नेचर के क्वेश्चन आए हुए थे। जैसे एक पहला सवाल मैं पढ़ता हूं, उसको समझिए कि डिस्कस हाउ सिस्मोलॉजी थ्रोज लाइट ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये जो भूकंप विज्ञान है, सिस्मोलॉजी हम लोग जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से अर्थ का शेकिंग होता है, तो ये किस तरह अर्थ के इंटीरियर पे लाइट डालती है। अब ये सिलेबस में आपके किस हिस्से में ये प्रश्न है, पहले उसको आप समझिए, और प्रश्नों का अरेंजमेंट कैसे किया जाता है ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में, उसको भी समझना है। तो मैंने ऐसा क्यों कहा डायरेक्ट क्वेश्चन, तो एक बार पहले अब आप अपना सिलेबस चेक कीजिए। आप सब जो है मेंस के क्लास में सिलेबस एकदम आपके हाथ में होना चाहिए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। आप बिल्कुल यहां सिलेबस को एक भी वक्त बिना गंवाए हुए हमेशा हाथ में रखिएगा। अब यही क्वेश्चन के लिए आप पहले एक बार सिलेबस पे नजर डालिए कि कहां दिया गया है वो चीज आपके सिलेबस में। देखिए, जब आप अपना सिलेबस देखेंगे तो सबसे पहला टॉपिक, ये सेक्शन बी है ज्योग्राफी का, 100 नंबर का। उसमें जो 4 ग्रुप बने हुए हैं, 4 खंड में ये पेपर आता है, ABCD, और आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी 4 ही आता है, और लगभग हर एग्जाम में इन 4 खंडों से एक एक क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब ग्रुप ए जो है इसका, ये वाला ग्रुप फिजिकल ज्योग्राफी, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर इसी तरह का ग्रुप बी है, ग्रुप बी, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा गया, फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, नहीं बेसिकली इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ये, तो ग्रुप बी हो गया। तीसरा जो आपको पूछा गया है सी, नेचुरल रिसोर्सेस, यूपीएससी में भी दिया हुआ, यूपीएससी में इसको फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस करके टॉपिक का नाम लिखा हुआ है,
बात घूम फिर के वही आ जाता है कि नेचुरल रिसोर्स के बारे में पढ़िए, कहाँ पे मिनरल है, मिनरल वहां पर क्यों मिलता है और किस तरह से अरेंजमेंट। तो ये फैक्चुअल वाला आपका सेगमेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, डेवलपमेंट और उसका यूटिलाइजेशन किस तरह से हम लोग करते हैं। तीसरा सेगमेंट हो गया, एक क्वेश्चन यहां से आएगा। और जो चौथा सेगमेंट है झारखंड ज्योग्राफी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स, माने झारखंड ज्योग्राफी में मिला जुला के क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तो इसका जोलॉजिकल हिस्ट्री की झारखंड का कैसे फॉर्मेशन हुआ, सिंहभूम का एरिया क्या है, ये किस तरह से क्रैटन बने, धारवाड़ रॉक सिस्टम, ये सब कैसे है, एक बेसिक चीज आपको दिया हुआ ज्योग्राफी। उसी में ह्यूमन ज्योग्राफी ऑफ झारखंड भी घुसा दिया गया है, उसी में रिसोर्सेज वगैरह को भी कर दिया गया है। और घूम मिला जुला करके झारखंड से, एक ऐसा नहीं कि खाली फिजिकल ज्योग्राफी झारखंड से क्वेश्चन आता, मिला जुला के क्वेश्चन पूछा जाता है आपको झारखंड ज्योग्राफी से, क्योंकि इनका कहना ही है कि हम अपने 40% क्वेश्चन झारखंड का पूछेंगे। तो 40% का मतलब है कि एमसीक्यू प्लस आपका सब्जेक्टिव, इन दोनों को मिला के 40% क्वेश्चन यहां पर रहेगा। यानी 100 नंबर का है तो 40 नंबर झारखंड से क्वेश्चन रहेगा। तो बड़ा इजी है, बड़ा बेसिक सा चीज है। तो आपको क्या देखने को मिला, आपके सिलेबस में 4 खंड दिए हुए हैं और इन चारों खंडों से एक एक क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो जहां तक बात है 6th जेपीएससी का, तो मैं एक बार देखता हूं कि खंड ए में जो पहला क्वेश्चन था आपको, जैसे देखिए ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, यहीं से ये कहानी शुरू होता है। ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, इंटीरियर ऑफ अर्थ, वैगनर का कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, वोल्केनिज्म, ये सारा कुछ। मतलब स्टेप 1 में आपको क्या करना चाहिए, झारखंड में दिए गए जेपीएससी के सिलेबस के अनुसार आपको अर्थ के इंटीरियर के बारे में, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी पता होना चाहिए। तो अर्थ का इंटीरियर, मतलब लॉजिक से भी वही चीज समझ में आएगा कि सबसे पहले अर्थ के बारे में हम पढ़ने, ज्योग्राफी मतलब अर्थ के बारे में, तो अर्थ का इंटीरियर तो समझ में आना चाहिए ना, कि कैसे ये अर्थ बना, इसके अर्थ के अंदर में कैसे कैसे प्राइमरी डिफरेंशिएशन से इसके लेयर्स बनते चले गए, और लेयर बनने के बाद अब किस हालात में अर्थ है आज के समय में, और आज के समय में कैसे हम समझें, या जो भी गतिविधि अर्थ के ऊपर होती है, कोई कॉन्टिनेंट इधर से उधर शिफ्ट हो रहा है, कोई महादेश यहां से वहां जा रहा है, ये सब का कारण अर्थ के अंदर ही छुपा हुआ है। क्योंकि वो जो एंडोजेनेटिक फोर्सेज, जो अर्थ के अंदर में जो फोर्सेज हैं, वही हर काम करा रही हैं। तो लॉजिक से यही बात समझ में आता है कि कम से कम अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता होना चाहिए। तो 6th जेपीएससी में पहला जो क्वेश्चन आपको था वो इंटीरियर ऑफ अर्थ से ही क्वेश्चन पूछा हुआ था, है ना। देखिए ध्यान रखिएगा कि वहां पर इवोल्यूशन या ओरिजिन से क्वेश्चन नहीं, जबकि ये भी एक टॉपिक है कि अर्थ का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो इसमें आपको पूरा कहानी बताना पड़ेगा, जब से बिग बैंग हुआ है, कि पहले यूनिवर्स बना, यूनिवर्स बनने के बाद सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ, इसी सोलर सिस्टम में जो सन प्लैनेट सिस्टम था उसका कैसे कैसे निर्माण हुआ, और इस सन प्लैनेट सिस्टम, क्योंकि 40 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, तो सन प्लैनेट सिस्टम में जो अर्थ है, अर्थ का कैसे फॉर्मेशन हुआ, एक्रीशन कैसे हुआ, फिर प्राइमरी डिफरेंशिएशन, ये सारा कुछ इसमें दिया हुआ है। ये जियो साइंस है ना। बेसिकली ये आपके असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ जो असिस्टेंट एसीएफ का एग्जाम था, उसके सिलेबस में भी दिया हुआ था जियो साइंस, और सेम यही वाला टॉपिक, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। तो इससे भी क्वेश्चन आ सकता है आपको कि एक्सप्लेन द ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। देखने में छोटा लगेगा लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि ज्योग्राफी में ज्यादातर हम लोग आगे से ही शुरू कर देते हैं, सीधे फिजिकल ज्योग्राफी की, अर्थ का स्ट्रक्चर देखो कहां क्या है। जियो साइंस वाला पार्ट हम लोग नहीं पढ़ते हैं ज्योग्राफी में, लेकिन यहां पर जियो साइंस का भी एक हिस्सा आपको दिया हुआ है, जो कि है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। बाद बाकी तो थ्योरीज हैं, और अर्थ पे होने वाले जियो फिजिकल फेनोमेना दिए हुए हैं, कि इस पे अर्थक्वेक के बारे में बताइए, वोल्केनिज्म के बारे में बताइए, सुनामी के बारे में बताइए। क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से उठा सकते हैं। यानी 6th जेपीएससी में ग्रुप ए से जो क्वेश्चन आया वो था सिंपली इंटीरियर ऑफ अर्थ। अब देखिए इसमें सिस्मोलॉजी कहीं नहीं दिया हुआ है, अर्थक्वेक्स दिया है लेकिन सिस्मोलॉजी नहीं है, तो सिस्मोलॉजी का क्वेश्चन आ गया। इसलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप दूसरे जो आपके पेपर्स बने हुए हैं, दूसरे जो टॉपिक्स बने हुए हैं, एक सेकंड, हाँ, दूसरे जो जितने भी आपके हिस्ट्री हो गया या कोई और पेपर हो गया, उसमें क्या होगा ना कि आपको जो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो शब्द बाय शब्द आपको सिलेबस में दिख सकता है, लेकिन यहां हो सकता है कि शब्द बाय शब्द आपको एग्जाम के क्वेश्चन में नहीं देखने को मिले। यही फर्क है ज्योग्राफी में और बाकी के सारे पेपर्स में, क्योंकि यहां पर अगर आप 6th से लेकर के पूरे 11 to 13 या बैकलॉग का भी क्वेश्चन देखेंगे तो शब्द बाय शब्द तो फॉलो ही नहीं हुआ है। क्लियर। एनीवे, सिस्मोलॉजी से आप आराम से बता सकते हैं अर्थ के इंटीरियर। इनफैक्ट सिस्मोलॉजी से ही बताया गया है
अर्थ के इंटीरियर के बारे में, क्योंकि और दूसरा कोई तरीका ही नहीं है, हमें इनडायरेक्ट एविडेंसेस देखना पड़ता है। तो ये था पहला मामला। 6th जेपीएससी में आपने देखा कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो पहले वाले, ये ग्रुप ए का क्वेश्चन है, ग्रुप ए, यानी ग्रुप ए का मतलब जो बेसिक्स आपका फिजिकल ज्योग्राफी का बेसिक। वैसे उसमें फिजिकल ज्योग्राफी के माने जियोमॉर्फोलॉजी के अलावा क्लाइमेटोलॉजी भी है, थोड़ा सा सॉइल, सब कुछ दिया हुआ है, लेकिन ये फिजिकल ज्योग्राफी का क्वेश्चन इस तरह से है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा गया है 6th जेपीएससी में कि इन रीसेंट टाइम शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, एक्सप्लेन। अब ये रिसोर्सेज वाला क्वेश्चन हो गया, रिसोर्सेज। तो अब आप देखिए कि रिसोर्सेज तो आपके 3rd में था, ग्रुप सी में। तो एक चीज हमेशा तय है कि वो सीरियल वाइज नहीं दिया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, कि जैसे आपका सिलेबस ए बी सी डी ऐसे करके लिखा गया है, तो क्वेश्चन भी ए बी सी डी वैसे आएगा, वैसा नहीं है। क्वेश्चन भी चेंज होकर के आया है कि ग्रुप ए का क्वेश्चन ऊपर है, या ग्रुप ए का क्वेश्चन हो सकता है सबसे लास्ट में भी देखने को मिल जाए। तो उस सीक्वेंस में मत जाइएगा कि पहले माइंड मेकअप मेरा हो गया कि पहले मैं ग्रुप ए ही बनाऊंगा क्योंकि वो सिलेबस के ग्रुप ए से ही आ रहा है, वैसा नहीं है, क्वेश्चन पलटी भी किया हुआ है। तो इंडियन ज्योग्राफी से लेकर के जो क्वेश्चन दिया गया, रिसोर्सेज से क्वेश्चन, मैं आगे आपको दिखाऊंगा और भी घुमाया हुआ चीजें, ठीक है। तो उसमें आप देखिए कि वो कहां से, ये क्वेश्चन कहां से पिक किया गया है आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस करने के लिए, कि शुगर इंडस्ट्री इन इंडिया शिफ्टिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वैसे ये यूपीएससी का क्वेश्चन था जिसको कॉपी किया गया है ना, अगर जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं। और इसको किस तरह से ये लिखा, कहां से ये उठाया गया है आपके सिलेबस में, उसको भी समझते हैं। जैसे देखते हैं एक बार कि कहीं पे इंडस्ट्री के बारे में जिक्र है क्या, बी वाले में। बी वाले में देखिए इंडस्ट्री के बारे में कहीं पे तो जिक्र नहीं है, शुगर इंडस्ट्री। तीसरे वाले में देखते हैं कि मिनरल्स, एनर्जी रिसोर्सेज, वाटर, लैंड रिसोर्सेज, क्रॉप्स। अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर क्रॉप्स और उससे जुड़ा हुआ इंडस्ट्री। तो मान लीजिए ग्रुप सी का ही क्वेश्चन है कि किस तरह शुगर इंडस्ट्री को नॉर्थ से साउथ की तरफ शिफ्ट किया गया है, क्यों किया गया है, या कौन कौन से ऐसे फैक्टर थे जिसके वजह से नॉर्थ से साउथ की तरफ चीनी का उद्योग शिफ्ट हो गया है। अब चीनी का उद्योग टिका होता है जिससे चीनी मिलता है, यानी शुगर केन के ऊपर। तो शुगर केन का इंडस्ट्री क्यों, शुगर का इंडस्ट्री क्यों उधर से उधर गया है, तो इसका आप अपना जवाब करिए। आंसर्स में आऊंगा, समय आने पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आंसर में कुछ बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन इस तरह से इस सेगमेंट से लिया हुआ है और फिर आपको वहां पर देखने को मिलता है। फिर उसी तरह 6 जेपीएससी में ही 3rd वाला क्वेश्चन देखिए, अकाउंट फॉर द रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ह्यूमन ज्योग्राफी का क्वेश्चन। ये भी बड़ा आसान से है, ह्यूमन ज्योग्राफी। अब ह्यूमन ज्योग्राफी आप जाके देख लीजिए किस ग्रुप पे पड़ता है, ए में है, बी में है, सी में है, डी में है। तो वैसे आपको देखना है हर ग्रुप से एक एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया जाता है। अब आपको सोचना यह है, अब ध्यान यही रखिएगा कि ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी, इन चारों में से आप अपना स्ट्रेंथ भी पहले पहचान लीजिए, है ना। जरूरी नहीं कि आप चार, अगर आपको सॉल्व करना है 2 ही क्वेश्चन, 4 में से सिर्फ 2 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, 4 में से 2 क्वेश्चन उनको आप चूज कीजिए जिसपे आपका कमांड है। मान लीजिए कि ज्यादातर मैं आपको कहता हूं कि झारखंड का एग्जाम है तो कोशिश कीजिए एक क्वेश्चन झारखंड से अटेम्प्ट करने का, इजी पड़ता है क्योंकि सिलेबस झारखंड का छोटा सा है। तो आप झारखंड पे कमांड कर लीजिए और एक कोई भी इनमें से चुन लीजिए, उन पे कमांड कर लीजिए। मतलब एक पे तो ऐसा कमांड होना चाहिए कि उसके सारे टॉपिक को आपने 1000 वर्ड में प्रिपेयर किया हुआ है ना। आप चारों के पीछे मत भागिए क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको छोड़ना भी है ना। तो मेंस के एग्जाम में ऑलवेज फोकस ऑन 2, माने 2 पे आप अपना कमांड बना लीजिए, बाद बाकी 2 को हल्का हल्का भी पढ़ लेंगे कि बुरे वक्त में कि भाई चलो जिसको हमने कमांड बना के तैयार किया था उससे एक भी क्वेश्चन अच्छा नहीं आया, अब हमको दूसरे किसी सेगमेंट को टच करना ही पड़ेगा। उस केस के लिए आपको मैं कह रहा हूं कि थोड़ा थोड़ा उसको भी तैयार कर लीजिए, लेकिन 2 सेक्शंस पे एकदम मास्टरी हासिल कीजिए। क्लियर? हम लोग तो यहां चारों सेक्शन को देखेंगे, लेकिन 2 सेक्शन आपको अपने पसंद के हिसाब से तैयार करना चाहिए, है ना। एनीवे, तो अब यहां पर हमने देखा कि तीसरा क्वेश्चन, रैपिड अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। ऑब्वियस सा बात है कि ये तो बहुत बचकाना क्वेश्चन हो गया कि आजादी के बाद से किस तरह से तुरंत ही अर्बनाइजेशन शुरू होता है। वैसे आजादी के तुरंत बाद अर्बनाइजेशन नहीं शुरू हुआ, आजादी के तुरंत बाद हमने बहुत भयानक लेवल पे भूखमरी भी देखा। 1960 का जो पूरा दशक था उसमें भारत ने बहुत गरीबी देखा। तो ऐसा नहीं कि अर्बनाइजेशन तुरंत होने लगा, अर्बनाइजेशन हुआ है लेकिन रैपिड अर्बनाइजेशन उस लेवल पे भी नहीं हुआ है। एनीवे, अब आता है रूरल सेटलमेंट, फिर से ये ह्यूमन ज्योग्राफी लेकिन दूसरे किस्म का। देखिए अब 2 जगह पे ह्यूमन ज्योग्राफी ही दिख रहा है, लेकिन क्वेश्चन मिला जुला के एग्जैक्ट सिलेबस के हिसाब से नहीं है ना। कि ये देखिए रैपिड अर्बनाइजेशन, तो अर्बनाइजेशन का अगर हम लोग देखें किस वाले में दिया है, ग्रुप बी में दिया है या किस में दिया है,
तो ग्रुप बी में खोजिए अर्बनाइजेशन दिया है कि नहीं, तो पॉपुलेशन, एनवायरमेंट, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। तो चलिए टाइप्स ऑफ सेटलमेंट तो दिख गया, जो हमारा अगला क्वेश्चन था उसमें ये तो दिख रहा है। अर्बनाइजेशन है कि नहीं, तो अर्बनाइजेशन ऑब्वियसली इसी में होना चाहिए, और आपको रिसोर्सेज वाले में भी रह सकता है, लेकिन वो अर्बनाइजेशन का कंसेप्ट अगर इसके अंदर दिया हुआ है तो कुछ दूसरे तरीके से देगा कि ट्रांसपोर्ट के मेथड में अर्बन एरिया में ट्रांसपोर्ट का साधन ज्यादा होता है, वो सब होता है, उस केस में कंटेक्स्ट में यहां उस संदर्भ में कहा जाएगा। एनीवे, तो आपने ये देखा कि सिलेबस में भले कुछ भी हो, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर में थोड़ा सा घुमाया हुआ है। चलिए खैर 6th जेपीएससी तो बहुत पुराना है, उसके पीटी में भी 100% फॉलो नहीं होता था। जो सिलेबस दिया होता था कि 5 क्वेश्चन इससे 5 क्वेश्चन से, 100% वहां भी फॉलो नहीं होता, तो मेंस में भी फॉलो नहीं हुआ ज्योग्राफी में। चलिए अगला देखते हैं। अगला जो एग्जाम था आपका, उसको हम लोग थोड़ा समझें, जो उसका बैकलॉग है। मान लीजिए कि एक बैकलॉग का पेपर भी देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसफॉर्म, फॉल्ट एंड स्प्रेडिंग एक्सिस। ट्रांसफॉर्म, फॉल्ट और स्प्रेडिंग एक्सिस के नाम सुन के मत डरिएगा, है ना। ज्योग्राफी में अगर आपका मान लीजिए थोड़ा सा टेक्निकल नहीं है तो आपके लिए नाम सुन के हम डर रहे हैं। इतना आसान सब्जेक्ट है ये, मैं आपको आता हूं तो बताता हूं। खाली नाम है, और नाम का भी अगर हमने थोड़ा सा संधि विच्छेद टाइप कर लिया, नाम का मीनिंग ढूंढने लगे, तो ज्योग्राफी और इजी लगने लगी आपको। कोई भी मुश्किल कंसेप्ट है ही नहीं इसमें। एनी So what do we mean by transform, fault and spreading axis? What are these associated to sea floor spreading? How does these are associated to sea floor spreading theory and paleomagnetism? कि समुद्र तल प्रसार एवं पूरा चुंबकत्व से कैसे इसको मिला सकते हैं आप। कि सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है उसका पता होना चाहिए। पैलियोमैग्नेटिज्म, जो पत्थरों के अंदर ऑल्टरनेट पैटर्न्स बने होते हैं, वो भी पता होना चाहिए आपको, तभी जाकर के आप उसको समझा पाइएगा। तो कोई मुश्किल चीज नहीं है। अब इसको आप खोजने जाएंगे सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी कि ये कहां है हमारे सिलेबस में, तो देखिए आप पूरा सिलेबस देखते रह जाइएगा, लेकिन उस सिलेबस में सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एग्जैक्टली नहीं नजर आएगा उस तरह से। कि ऑरिजिन, इवोल्यूशन, इंटीरियर ऑफ अर्थ, वैगनस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक्स दिख गया, इतना ही दिखेगा। लेकिन फिर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी क्यों वहां दिया हुआ है? क्योंकि भैया अगर आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ने ही जा रहे हैं तो बिना सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के आप उसको पढ़ने कैसे जाइएगा? बिना सी फ्लोर के स्प्रेडिंग को समझे हुए आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट तो नहीं है समझ में आएगा। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट का जो थ्योरी है, उन्होंने तो उसमें कह दिया था कि चांद के गुरुत्वाकर्षण से ये चीजें फैलती है, वही क्रिटिसिज्म है उसका, जो अल्फ्रेड वैगनर है। तो उसी का जवाब सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी ने दिया है कि ये चांद के गुरुत्वाकर्षण से कॉन्टिनेंट मूव नहीं करते हैं, ये धरती के नीचे जो यहाँ पे कन्वेक्शन सेल चलता है, ये कन्वेक्शन सेल का थ्योरी आर्थर होम्स का है। तो धरती के नीचे जो कन्वेक्शन सेल चल रहा है, इसकी शक्ति से कॉन्टिनेंट्स इधर उधर मूव करते हैं, यही सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी। तो कोई बड़ी सी चीज नहीं है। तो इसको जानने और इनका समग्र ज्ञान जो है फाइनली इवॉल्व होता है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के रूप में, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसी एक विशेषज्ञ या साइंटिस्ट या ज्योग्राफर का नहीं दिया हुआ है, ये ग्रुप पूरे कम्युनिटी का दिया हुआ एक पेपर है या एक रिसर्च। तो उसमें किसी एक इंडिविजुअल ग्रुप को आप नहीं मान सकते हैं। तो एनीवे, तो वहां पर वो निहित है कि अगर आप प्लेट टेक्टोनिक पढ़ने जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आपको ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी का ज्ञान होगा ही होगा। एनीवे, तो बैकलॉग में भी आपने देखा कि क्वेश्चन वैसा बनाया हुआ है आपके सिलेबस में। अगर जिन बच्चों को आदत है कि सिलेबस में एग्जैक्ट 100% वो टर्म नहीं दिखेगा तो हम उसको नहीं तैयारी करेंगे, तो गड़बड़ाएगा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का वही कैच है कि सिलेबस का आप परवाह मत कीजिए। सिलेबस में हो सकता है कि वो टर्म एग्जैक्टली नहीं दिख रहा है, लेकिन एग्जाम में दिख रहा है वो चीज। ठीक उसी तरह देखिए, एक्सप्लेन द थर्मल डायनेमिक एंड जेट स्ट्रीम कंसेप्ट ऑफ द ऑरिजिन ऑफ मॉनसून इन इंडिया इन ब्रीफ। ये इंडियन मॉनसून का क्वेश्चन है, और इंडियन मॉनसून आपको कम से कम 2000 वर्ड में तैयार करना चाहिए कि इंडियन मॉनसून पे जेट स्ट्रीम का प्रभाव क्या पड़ता है, वहां पे लोकल छोटे छोटे जो जेट स्ट्रीम बनते हैं उनसे क्या होता है, इंडियन मॉनसून पे एल नीनो का क्या प्रभाव पड़ जाता है। इंडियन मॉनसून तो हवा है ना, हवा पे क्या प्रभाव पड़ता है। तो बहुत बेसिक वो क्लाइमेट का क्वेश्चन है, क्लाइमेटोलॉजी का, एकदम आसान है। मैं आपको आने वाले समय बताऊंगा, लेकिन मैं क्वेश्चन का वेरिएशन आपको दिखा रहा हूं। अब देखिए इंडियन मॉनसून के लिए आपके सिलेबस में क्या बातें लिखा हुआ है कि इंडियन मॉनसून से जुड़ा हुआ जो सिलेबस में आपको पॉइंट देखने को मिलेगा वो क्या दिया हुआ है ना, कि यहां पर इंडियन मॉनसून इसका मैकेनिज्म क्या है। देखिए आपके सिलेबस में क्या दिया है कि इंडियन मॉनसून मैकेनिज्म, ऑनसेट एंड रिट्रीट। यहां तक तो इंट्रो ही है कि इंडियन मॉनसून क्या होता है,
उसका मैकेनिज्म क्या है, ऑनसेट एंड रेटेड। ये तो इंडियन मॉनसून में कोई भी पढ़ने जाएगा तो इतना बेसिक चीज तो पढ़ना ही पड़ेगा उसको, कि कब वो आते हैं, कब वो चले जाते हैं, उस पर जो जिस विंड्स के थ्रू वो आते हैं, कब वो मजबूत होगा कमजोर होगा। फिर उसके बाद दे दिया है क्लाइमेटिक टाइप्स एंड ग्रीन रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। कहां दिया हुआ है उसमें? अगेन आपको क्वेश्चन दिया था कि जेट स्ट्रीम का प्रभाव, तो अगर आप इंडियन मॉनसून पढ़ने जाइएगा, उसका मैकेनिज्म पढ़ने जाइएगा, तो उस पर जेट स्ट्रीम का प्रभाव तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा कि लोकल जेट स्ट्रीम या छोटे किसी जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है, या ओशन करेंट्स का क्या प्रभाव पड़ सकता है आपके इंडियन मॉनसून तो पढ़ना ही पड़ेगा, वो निहित है उसमें। तो एग्जैक्टली आप सिलेबस में सिर्फ ये टर्म्स देख के तैयार मत कीजिए, उसमें जो छुपी हुई बातें हैं ज्योग्राफी में हम लोग को वो भी तैयार करना होगा, जिसको हम लोग कोशिश करेंगे कि 10 दिन के अंदर में खत्म कर लें, क्योंकि ये कोई बहुत मुश्किल पेपर नहीं है। मैं आपको डराने के लिए ये सब नहीं बता रहा हूं, पहले आप आंखें खोल लीजिए कि हमें किस दिशा में आगे बढ़ना है, तभी जाके हम आगे जाकर के अपना काम कर पाएंगे। अब ये हो गया पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन जैसा हम लोग चाह रहे थे। ये हो गया तीसरा क्वेश्चन जो दिया है बैकलॉग में कि एक्सप्लेन द प्रॉब्लम ऑफ लैंड यूटिलाइजेशन इन इंडिया। सीधे डायरेक्टली आपके सिलेबस में लैंड यूटिलाइजेशन का टॉपिक है, सीधे आप यहां से लैंड यूज पैटर्न या लैंड यूटिलाइजेशन में क्या दिक्कत है उसके बारे में लिखिए। चौथा जो क्वेश्चन है एक्सप्लेन द पॉपुलेशन, फिर से पॉपुलेशन ज्योग्राफी, और आप इसको एबीसीडी से मैच कर सकते हैं अपने सिलेबस में कि कहां एबीसीडी के अनुसार क्या दिया है, ग्रुप ए में क्या था, ग्रुप बी में क्या था, ग्रुप सी में, उसके हिसाब से कर सकते हैं। चौथा एक्सप्लेन द पॉपुलेशन ग्रोथ इन झारखंड, व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डिकेडल ग्रोथ ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड। थोड़ा सा ट्राइबल पॉपुलेशन से भी जोड़ के क्वेश्चन दे दिया। मतलब आप अक्सर देखिएगा 40 नंबर के क्वेश्चन में एक टॉपिक नहीं 2 टॉपिक्स को जोड़ जोड़ के क्वेश्चन बनाया जाता है। जैसे इस केस में आप देखिए झारखंड वाले ट्राइबल वाले हिस्से को और 2-3 टॉपिक को जोड़ करके बनाया हुआ है कि इसमें देखिए पैटर्न ऑफ अर्बन सेटलमेंट, और यहां पे ट्राइबल पॉपुलेशन यहां दिया हुआ है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। और आपको एक क्वेश्चन क्या पूछा था इसमें, ट्राइबल पॉपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, और यहां जो क्वेश्चन दिया है कि एक्सप्लेन द पॉपुलेशन ग्रोथ इन झारखंड। तो पहले आपको झारखंड में हो रहे जो पॉपुलेशन एज अ होल जो जनरल पॉपुलेशन एज अ होल पॉपुलेशन ग्रोथ का क्या कहानी है, उसके बाद आप आइएगा ट्राइबल वाले पे कि व्हाट इज द सिचुएशन ऑफ डिकेडल ग्रोथ ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन इन झारखंड, कि इनका समस्या क्या है। डिकेडल मतलब जो हर दशक में किस तरह से वो ग्रोथ करता है। ट्राइबल पॉपुलेशन के बारे में आप बताइए। तो आपको दोनों का हर सेंसस के हिसाब से, क्योंकि इसमें वैल्यू एडिशन में सेंसस का ही जिक्र करना पड़ेगा, नहीं तो नहीं बनेगा ये क्वेश्चन। तो आपने देखा यहां पर कि इस जगह से क्वेश्चन दिया हुआ है आपको झारखंड वाला हिस्सा से कि झारखंड में पहले तो पूरा पॉपुलेशन कि पॉपुलेशन ग्रोथ डिस्ट्रीब्यूशन, और फिर उसके अंदर ट्राइबल एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये चारों से क्वेश्चन आया हुआ है। ऊपर का जो ये चारों पॉइंट लिखा है वहां से लेकर के वहां तक इस पूरे को बना दिया है क्वेश्चन। तो मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया तो हो सकता है कि आपको अगले साल क्वेश्चन देखने को मिलेगा या इस बार के मेंस में क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्रॉब्लम्स ऑफ ट्राइब्स एंड ट्राइबल डेवलपमेंट प्लान्स एंड देयर कस्टम्स फेस्टिवल्स, इस बार का क्वेश्चन बन सकता है। ये हो गया एक प्रोबेबल टॉपिक, प्रोबेबल कि इस बार के मेंस में आपको यह देखने को मिल सकता है कि ट्राइबल्स का समस्याएं क्या है, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन अभी नहीं आया है। तो उस क्वेश्चन में आपको इनका भी यूज करना पड़ेगा कि ट्राइबल्स का एक समस्या तो यही है कि डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ कम ज्यादा हो रहा है, वो भी आपको बताना होगा। क्लियर? उनके रिचुअल्स, कस्टम्स, फेस्टिवल्स एटसेट्रा दे दिया। एटसेट्रा में और भी चीजें जुड़ जाएंगे जो उनके रीति रिवाज से जुड़े हुए हैं। तो उनके मान लीजिए कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कोई और भी पॉलिटिकल व्यवस्था है, सब चीज जुड़ रहा है यहां पर कि ट्राइबल्स की समस्याएं और उससे जुड़ी हुई। तो क्वेश्चन डायरेक्ट बन के आ सकता है कि क्रिटिकली इवैल्यूएट द सिचुएशन ऑफ ट्राइबल्स इन झारखंड। एकदम जितना छोटा क्वेश्चन उतना ही घातक क्वेश्चन, कि आपको उसके लिए बहुत व्यापक तरीके का आंसर लिखना पड़ जाएगा, है ना, हर डायमेंशन को लिखना पड़ जाएगा। इवैल्यूएट करने का मतलब कि आप इवैल्यूएट करिएगा हर पैरामीटर पे, किसी एक पैरामीटर पे नहीं होगा। तो चलिए, एक था ये वाला हमारा टॉपिक। हमने बैकलॉग का भी क्वेश्चन देखा जिसमें हर चारों सेगमेंट से क्वेश्चन बिल्कुल आए हैं, और बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन, कभी कभी मिश्रित टाइप के या कभी, इसमें तो बहुत इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिला। एक मान लीजिए 1 को अगर आपने सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी इग्नोर करके गए थे, सिर्फ प्लेट टेक्टोनिक पढ़ने का मतलब तो पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं फिर भी इग्नोर किए हुए थे तो हो सकता है गड़बड़ हो जाए। अदरवाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखते हैं 7 to 10 जेपीएससी में। अब इसमें पहला ही क्वेश्चन जो है वो साइक्लोन का क्वेश्चन है। आप एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे, मैंने पीछे का एक बहुत पहले जब मैं झारखंड में शुरू में आया था उसी टाइम पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि क्वेश्चन लिख करके, तो यही क्वेश्चन मैंने पिक किया था, ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्वेश्चन। ये 2 बार आ चुका है,
ये स्टॉर्म्स कहां ओरिजिनेट होते हैं, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है ट्रॉपिकल साइक्लोन से। अगर आप खोलिएगा अपने तो आपको सीधे दिख जाएगा सिलेबस में ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन ग्रुप ए में, ये ग्रुप ए का क्वेश्चन, ठीक है, जहां पर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एयर मास दिखेगा उसी वाले सेगमेंट में। आप चाहें तो बार बार मैं सिलेबस जो देख रहा हूं आप अपने सिलेबस से मैच कर लीजिए, 7वें या 8वें नंबर पे है मेरे ख्याल से। तो जो कंसेप्ट ऑफ एयर मास है उसमें टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन दोनों के बारे में दिया हुआ है, जिसको आप यहां से उठा करके पढ़ सकते हैं। तो ये ग्रुप ए का क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन, क्योंकि कोई भी बच्चा जो ट्रॉपिकल साइक्लोन पढ़ने जाएगा ऑब्वियसली वो जरूर पढ़ेगा कि ये साइक्लोन्स कहां ओरिजिनेट होते हैं, किस क्षेत्र में जहां पे लो प्रेशर बन रहा है, और वहां पर आइसोबार्स अगर आप बनाइएगा, एग्जाम में बना दिए तो बहुत मजा आएगा, जो मैं आपको सिखाऊंगा यहां पर, है ना। ये क्वेश्चन बार बार, ये रिपीटिंग नेचर का क्वेश्चन है, मैंने इस टॉपिक को छोड़ करके आप एग्जाम में बिल्कुल मत जाइए, है ना, साइक्लोन्स को छोड़ करके, क्योंकि ये इंडिया जो है बड़ा साइक्लोन प्रोन जोन है। भले हम लोग सेफ हैं क्योंकि हम लोग जमीन के अंदर रहते हैं, हिंटरलैंड में रहते हैं, लेकिन जो कोस्टल एरियाज है हमारे, जितने लंबे कोस्ट लाइन है, वो सारा का सारा कोस्ट लाइन वल्नरेबल है साइक्लोन्स के लिए। अरब सागर में कम आता है क्योंकि उधर का तापमान कम है, लेकिन बे ऑफ बंगाल पूरा एक्सपोज्ड है साइक्लोन्स के लिए, वो बहुत साइक्लोन प्रोन जोन है। कब साइक्लोन बनेगा कोई गारंटी नहीं है। एनीवे, ज्यादातर गर्मियां में बनेगा। तो व्हाट पाथ डू दे यूजुअली फॉलो, तो कोई भी बच्चा अगर साइक्लोन का टॉपिक तैयार करेगा तो ऑब्वियसली इन सब चीजों को जरूर तैयार करेगा, अदरवाइज उसका नोट्स ही अधूरा है। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते थे, आराम से लिख सकते थे, क्योंकि देखिए मैं क्या कह रहा हूं, डिफिकल्टी कब आता है, डिफिकल्टी तब आता है जब आपको कोई ऐसा टॉपिक पूछ दिया ना जो बिल्कुल ही आपको लग रहा था तैयारी के टाइम पे कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और आपने उसको सिलेबस में बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया, नोट्स ही नहीं है आपके पास, या है तो बहुत छोटा सा नोट्स है बेतरतीब, क्योंकि यहां तो लिखना है आपको 800 वर्ड। तो ये गलती कभी नहीं करिए, जो मेजर टॉपिक्स हैं उनको सोच समझ के जाइए। तो अगर ऐसा क्वेश्चंस आएगा जो बहुत ऑब्वियस टॉपिक्स है तब आपको मजा आएगा। यानी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल रेनफॉल इंडिया एंड इट्स नेचुरल वेजिटेशन, ये भी मॉनसून से ही जुड़ा हुआ क्वेश्चन है ना। भारत में जो बारिश होती है, क्योंकि मॉनसून का वरदान हम लोगों को मिला हुआ है, ये टेम्परेट क्षेत्रों के जैसा नहीं है जो पोलर फ्रंटल रेनफॉल पर निर्भर होते हैं, हमारे यहाँ मॉनसून आता है। तो फिर भी डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल रेनफॉल इन इंडिया एंड इट्स नेचुरल वेजिटेशन, तो खैर एनुअल रेनफॉल तो अलग चीज है, मॉनसून तो हवा है, लेकिन फिर भी उसको अगर हम लोग देखें सिलेबस में कहां दिया था ये कि रिलेशनशिप बिटवीन एनुअल, तो ये देखिएगा दो चीजों को जोड़ के बनाया हुआ क्वेश्चन है। दो अलग अलग टॉपिक्स आपको नजर आएंगे जो सेक्शन बी है। अब सेक्शन बी में देखिए कि एक जो है नेचुरल वेजिटेशन, अब किसी भी तरह का वेजिटेशन है, सबसे ज्यादा वो डिपेंडेंट होता है आपको रेनफॉल के ऊपर। तो एनुअल रेनफॉल का आपको समझ होना चाहिए। समझ लीजिए कि आप इसको जब पढ़ने जाइएगा तो रेनफॉल उसी में पढ़ सकते हैं, या फिर मान लीजिए ग्रुप ए में तो देखते हैं कहीं दिया तो नहीं, ग्रुप ए में कहीं पर इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन, इस वाले रेनफॉल टाइप्स, यहां भी देखिए वो रेनफॉल का जिक्र है ना, अलग अलग जगहों पे दे दिया है कि वहां मॉनसून दे दिया, यहां रेनफॉल दे दिया है। तो अगर आप ग्रुप ए में रेनफॉल को यहां अच्छे से पढ़ लेते हैं कि रेनफॉल क्या है, कैसे होता है, और एवरेज एनुअल रेनफॉल हमारे देश में कैसे, जैसे हमारे देश में जब आप पश्चिम से पूर्व की तरफ आइएगा तो एवरेज एनुअल रेनफॉल आपको बढ़ता हुआ दिखेगा, तो वेजिटेशन भी बढ़ता हुआ दिखता रहेगा। अगर आप वेस्टर्न घाट्स में रहिएगा तो वेस्टर्न घाट्स और मेघालय के क्षेत्र में खूब बारिश होता है, तो आपको वेजिटेशन लगभग एक ही टाइप का दिखेगा, इधर भी चंदन के पेड़ उधर भी चंदन के पेड़ दिख जाएंगे। तो ये ऐसे जोड़ जोड़ के हमें पढ़ना है कि किस तरह से जो रेनफॉल टाइप्स होता है वो कैसे डिपेंड करता है, या फिर किस तरह से वो जुड़ा हुआ है वेजिटेशन के साथ, है ना। उसी में देखिए तीसरा है कि थर्ड में क्रिटिकली एवेलुएट, अब आ गया फिर से रिसोर्सेज से क्वेश्चन, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, तो फिर से आपका ग्रुप सी का क्वेश्चन देखने को मिला। और फिर जो चौथा है कि डिस्कस इन डिटेल द ऑकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल इन झारखंड, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन हो गया। तो हर बार क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एक ही ग्रुप से दो क्वेश्चन, चारों ग्रुप से एक एक क्वेश्चन आ रहे हैं। कभी कभी आपको किसी दूसरे ग्रुप का जो नॉलेज है उसका इस्तेमाल करना पड़ सकता है, बस इतना ही मामला है ना। एक आंसर बनाने के लिए नॉलेज थोड़ा सा अलग अलग जगहों से पिक करके भी आपको यूज करना पड़ सकता है, बस इतना ही मामला है। लेकिन क्वेश्चन जो इन लोगों ने बनाया है ज्योग्राफी का स्पेशली, वो थोड़ा सा टेढ़ा मान लीजिए, उसको जरूर माना जाना चाहिए, स्पेशली इस वाले एग्जाम में 11 to 13 जेपीएससी। जैसे यहां देखिए सोलर एनर्जी से क्वेश्चन है, सोलर एनर्जी इन इंडिया, है तो क्वेश्चन ज्योग्राफी का, इसको तो आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर सोलर एनर्जी, रेन्यूएबल एनर्जी का कंसेप्ट जो हम लोग एनवायरमेंट इकोलॉजी में ज्यादा पढ़ते रहते हैं। बट फिर भी ज्योग्राफी, क्योंकि एनवायरमेंटल एक जो ज्योग्राफी होता है
वही आपके यूपीएससी के सिलेबस में दिया हुआ है। और आपका जो जेपीएससी में अगर आप साइंस एंड टेक वाला जो पेपर है उसमें देखेंगे, जो एनवायरमेंट वाला भाग है वो पूरा एनवायरमेंटल ज्योग्राफी है ना। एनवायरमेंटल साइंस नहीं है वो, एनवायरमेंटल साइंस अलग चीज है, एनवायरमेंटल ज्योग्राफी अलग चीज है। तो वो एनवायरमेंटल ज्योग्राफी ही आपको दिया हुआ है, उसी को पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। एनीवे, फिर भी यहां क्या किया है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन हेल्प टुवर्ड्स द एडॉप्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सोलर एनर्जी एज ए मेजर एनर्जी सोर्स। थोड़ा इंटरनेशनल सोलर अलायंस और गवर्नमेंट के द्वारा जो सौर ऊर्जा के ऊपर जो काम किया जा रहा है, इसके अंदर भी माने हो सकता है कि आपको उज्ज्वला योजना का भी नाम लेना पड़ जाए यहाँ पर, जो एलईडी वगैरह के लिए जो योजना आया था पहले। तो गवर्नमेंट का जहां जिक्र होता है क्वेश्चन टेढ़ा होने लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट स्कीम्स का फिर आपको या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स का पता होना जरूर है। अदरवाइज वो क्वेश्चन का वैल्यू एडिशन नहीं होगा, जस्टिफिकेशन नहीं होगा क्वेश्चन का। आप सरकार का इंटरवेंशन, सरकारी हस्तक्षेप लिखने जा रहे हैं तो हस्तक्षेप किसी न किसी योजना के माध्यम से ही होता है, उसका जिक्र करना बहुत जरूरी है ना। अदरवाइज वो क्वेश्चन को माने प्रॉपर सब्सटैंशिएट नहीं हो पाता है उसका आंसर। तो भारत में सौर ऊर्जा उसकी संभावना है, तो सौर ऊर्जा वाले अगर आप खोजने जाइएगा तो ज्यादा से ज्यादा आप उसको कहां से जोड़ सकते हैं, ये एल्बिडो वाला जो टॉपिक था, इंसोलेशन हीट बजट ऑफ द अर्थ, इस जगह पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग सौर ऊर्जा के बारे में पढ़ सकते हैं। और सौर ऊर्जा के बारे में हम लोग थोड़ा सा इधर भी देखने का कोशिश कर सकते हैं, अगर कहीं पे दिया है तो। एनीवे, चलिए इधर तो नहीं है कहीं, और इधर भी नहीं है। रिसोर्सेज में वाटर रिसोर्सेज है, लैंड रिसोर्सेज है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज है। इसमें कहीं ना कहीं आपको नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज जरूर देखने को मिलेगा कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, जहां पर सोलर का जिक्र होगा। तो यानी जो पहला क्वेश्चन उसमें दिया हुआ है, ग्रुप सी का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, सोलर एंड एनर्जी। तो इतना छोटा सा वो टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा, सोलर एनर्जी, बहुत ऑब्वियस टॉपिक है। क्वेश्चन तो आपको थोड़ा सा क्रिटिकल दिखेगा, लेकिन बहुत ऑब्वियस टॉपिक है, क्योंकि यहां पे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से हम लोग उसको ज्यादा पढ़ते। हाँ, करंट अफेयर में जो तैयार हम लोग करते हैं तो करंट अफेयर में जरूर इंटरनेशनल सोलर अलायंस और इनके अतिरिक्त और भी जो चीजें हैं उसका बातें होता, लेकिन यहां पर ज्योग्राफी के कंटेक्स्ट में जैसा जेपीएससी में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था उससे कहीं ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन उन्होंने बनाया हुआ है उसको, है ना। हम लोग जेपीएससी में यही एक्सपेक्ट करते हैं कि एकदम प्लेन सिंपल क्वेश्चन रहेगा, लेकिन वहां क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया हुआ जरूर उसको मानना चाहिए। एनीवे, फिर भी वैसा नहीं कि सॉल्वेबल नहीं है, सॉल्वेबल बिल्कुल है। तो हाउ मे गवर्नमेंट इंटरवेंशन हेल्प टुवर्ड्स एडॉप्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ सोलर एनर्जी एज अ मेजर एनर्जी सोर्स। तो अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम्स नहीं याद है तो इस तरह के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना बेवकूफी, खतरे से खाली नहीं है फिर, है ना। दूसरा है डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन इन इंडिया। स्पेशियल मतलब किस तरह से वो स्थानीय वितरण या और उसकी विशेषताएं क्या है जो वेजिटेशन है। तो ये आसान क्वेश्चन थोड़ा सा माना जा सकता है, जिसमें अलग अलग जोन्स में वेजिटेशन का अलग अलग टाइप्स आप कर सकते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन, मैंने बोला है कि साइक्लोन का क्वेश्चन फिर से 2 बार रिपीट हो गया, है ना। और एक बार 7 to 10 जेपीएससी वाले क्वेश्चन में आपने देखा और फिर से यहां पे दिखाई दे रहा है। तो यहां पर डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट साइक्लोन दोनों आ गया। भले ये टॉपिक तैयार कीजिए, लेकिन इस बार आने का चांस कम है ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन का क्वेश्चन, क्योंकि बैक टू बैक नहीं देना चाहिए, मेरे ख्याल से नहीं देना चाहिए। अगर दे दिया तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि साइक्लोन एक ऐसा टॉपिक है जो तैयार करना जरूरी है, आपके नोट्स में होना ही होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग जब अपना क्लास में आगे पढ़ रहे होंगे तो उस समय तो हम इसका नोट्स हम नहीं लिखवाएंगे, आपको मैकेनिज्म समझाएंगे और पीडीएफ ही दे देंगे इसका, क्योंकि इस बार चांस कम है। क्योंकि टेम्परेट साइक्लोन अगर बचा रहता, इस बार नहीं पूछे रहते, तो इस बार चांस बनता कि टेम्परेट और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में डिफरेंशिएट बता दीजिए, डिफरेंस बता दीजिए। फिर भी यहां पे पूछ लिया गया है तो उतना चांसेस थोड़ा सा कम बनता है इस बार आने का, लेकिन फिर भी देख लेंगे हम लोग इसको। आइडेंटिफाई द रीजन्स अफेक्टेड बाय, चौथा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आइडेंटिफाई द रीजन्स अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन, देखिए, एंड सॉइल इरोजन। ये क्या है, थोड़ा सा डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ ज्यादा क्वेश्चन दिख रहा है, या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि थोड़ा सा एनवायरमेंटल कंजर्वेशन, कि आपने जो ये सब टॉपिक्स हम लोग ज्यादातर एनवायरमेंट के कंजर्वेशन, डिजास्टर मैनेजमेंट, उन सब जगहों पे ज्यादा पढ़ते हैं, है ना। सॉइल दिया है, सॉइल्स ऑफ झारखंड, सॉइल इरोजन मेरे ख्याल से नहीं लिखा है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। लैंड लिखा है लेकिन लैंड डिग्रेडेशन नहीं लिखा है। तो आइडेंटिफाई द रीजन्स अफेक्टेड बाय लैंड डिग्रेडेशन एंड डिस्कस द मेजर कॉजेज ऑफ इरोजन इन द स्टेट। अगर आप झारखंड का क्वेश्चन देखें, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, तो ग्रुप डी का जो भाषा है सिलेबस का वो ऐसा है ही नहीं। ग्रुप डी का भाषा थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, कि यहां पर दिया है कि जियोलॉजिकल हिस्ट्री, लैंड फॉर्म्स,
ड्रेनेज, क्लाइमेट, सॉइल टाइप, है ना, मैंने आपको कहा कि सॉइल टाइप दिया है, एंड फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, दामोदर एंड सुबररेखा वैली प्रोजेक्ट, मिनरल रिसोर्सेज ऑफ झारखंड, देयर एक्सट्रैक्शन, यूटिलाइजेशन, कहीं पर भी उस नेचर से, उस भाव से सिलेबस को नहीं लिखा गया था। तो मैंने आपको स्टार्ट में ही कहा था कि ज्योग्राफी में थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन आप अलग रखिएगा, क्योंकि सिलेबस में जो चीजें दिख रही हैं उसके बियॉन्ड जाके भी क्वेश्चन आ सकता है। तो खैर, हम होते तो इसमें पहला वाला और चौथा वाला को ही छोड़ते, बाकी दोनों सॉल्व करके आते, क्योंकि सबसे बड़ा जो अगर आपके पास हथियार है तो अपना बुद्धि है, प्रेजेंस ऑफ माइंड। एग्जाम के अंदर सही क्वेश्चन का सिलेक्शन, चयन करना ही अपने आप में एक बहुत माने, अगर शुरुआत में ही आपने डिसीजन सही ले लिया कि 2 क्वेश्चन वैसा आपने चूज कर लिया जो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप जीत गए। रिस्क लेने के मोड में अगर आप चल रहे हैं कि कुछ वैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट किया जाए जो हमको नहीं आता है, तो फिर ये गलती है, अपने साइड से गलती है, ठीक है ना। तो यहां पर मामला बस यही था कि अगर इसको हम लोग कंक्लूड करके लिखें कंक्लूजन में कि हमने थोड़ा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ऊपर ऊपर देखा और उससे क्या आकलन कर पाए हैं, तो एग्जैक्ट सिलेबस के हिसाब से यहां क्वेश्चन नहीं है। एग्जैक्ट सिलेबस के वर्डिंग्स को मत पकड़िए, एग्जैक्ट सिलेबस के वर्ड पे नहीं जाना है, क्वेश्चन उसके अंदर से भी आ सकता है। तो हमें जो तैयारी करना होगा अपने मेंस के लिए कि आपने नोट्स में जो उसके अंदर में कुछ छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है ना, उस वाले टॉपिक को भी कवर करना है यहाँ, ठीक, ये चीज हमें करना है। दूसरा है कि यहां पर हमें क्वेश्चन कभी कभी जो ऐसा दिख रहा है कि 2-3 टॉपिक जोड़ करके भी बनाया जाता है, मैंने 1 या 2 टॉपिक को कंबाइन करके, कॉम्बिनेशन ऑफ 1 और 2 टॉपिक को करके भी क्वेश्चन बनाया गया है, कॉम्बिनेशन ऑफ 1-2 टॉपिक्स, जो कि हो सकता है कि कभी कभी अलग अलग ग्रुप से भी जोड़ के, डिफरेंट ग्रुप से भी जोड़ के क्वेश्चन बनाया जा सकता है। अगर डिफरेंट ग्रुप्स को जोड़ के भी क्वेश्चन बनाया गया, ये भी कोई अपने आप में माने बड़ी चीज नहीं है ना। और ये हमारा मोटा मोटा कंक्लूजन आया है कि आप एग्जैक्ट उसको लेके नहीं चलिए। अब जो हमारा फाइनल अप्रोच है, जिसको मैं यहाँ पे एक बार समझा दे रहा हूँ और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जो हमारा फाइनल अप्रोच है, किस तरह से हम लोग इसको 10 से 12 दिन में खत्म करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग देखिए कि फाइनल अप्रोच हमारा क्या होगा कि जो ग्रुप ए है वो ज्योग्राफी का कंसेप्चुअल पार्ट है, फंडामेंटल पार्ट है, उसको छोड़े बिना आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है। माने ग्रुप ए को किसी भी कीमत पे आप छोड़ने का मतलब है कि ज्योग्राफी का पैर काट देना, फिर आपको आगे इंडियन ज्योग्राफी क्या समझ में आने वाला है, या फिर रिसोर्सेस के बारे में कहां से समझ में आने वाला है। तो ग्रुप ए को तो छोड़ा ही नहीं जा सकता है। तो हम लोग सबसे पहले जो शुरुआत करेंगे वो ग्रुप ए से ही करेंगे, ऑब्वियसली, क्योंकि यही ज्योग्राफी का पूरा फाउंडेशन बनाता है ना, ये फाउंडेशन बनाता है। उसके बाद आप कोई भी ग्रुप पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन कोशिश करना है कि जैसे ग्रुप बी पढ़ें, इसके बाद सीक्वेंस में सिलेबस लिखा भी बड़ा अच्छा से, ग्रुप बी पढ़ सकते हैं आप, ग्रुप डी भी पढ़ सकते हैं, आपको झारखंड भी समझ में आ जाएगा। ग्रुप बी भी पढ़ सकते हैं, ग्रुप डी भी पढ़ सकते हैं। ग्रुप बी पढ़ने से फायदा क्या होगा कि यहां पर क्योंकि आपने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ लिया, वैसे तो सिलेबस के अंत में क्लाइमेटोलॉजी और थोड़ा सा ओशन से भी जुड़ा हुआ टॉपिक्स है, लेकिन फिर भी आपको पूरा एक बैकग्राउंड फाउंडेशन बन जाएगा कि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ पाइए कि इंडिया में जो फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं, किस तरह से हिमालय बना, किस तरह से क्या बना, आपको तुरंत समझ में आने लगेगा। तो वो आपको फायदा हो सकता है। ग्रुप सी जो कि है फैक्चुअल, जो आपका ग्रुप सी है वो है फैक्चुअल, ये फैक्ट है कि किसका लोकेशन कहां है और कहां। अगर मान लीजिए कि वैसा क्वेश्चन आपको नहीं दे दिया, मेरे ख्याल से 6 जेपीएससी का क्वेश्चन था कि शुगर मिल क्यों इधर से उधर ट्रांसपोर्ट है, 6 या 7 का क्वेश्चन था, आप देख लीजिएगा कि शुगर इंडस्ट्री क्यों वहां से वहां ट्रांसपोर्ट हो रही है। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, ये अप्लाइड नेचर का क्वेश्चन है, कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं है, ये अप्लाइड क्वेश्चन है कि माने आपको जो भी ज्ञान है आपके पास, उस ज्ञान को अप्लाई करके आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हो, और ऑब्वियसली जेपीएससी में जो बच्चे हैं वो यूपीएससी का पीवाई की तो सॉल्व करेंगे नहीं कि वो क्वेश्चन कैच कर लिया वहां से उन्होंने। मान लीजिए कि आपको नहीं पता था, मतलब इतना भी नहीं पता था कि मैंने उसी का रेफरेंस देकर के मैं एक चीज खाली आपको समझा दे रहा हूं यहाँ पे, उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं उसमें, है ना, कि यहाँ इसको खत्म कर लें। फाइनल अप्रोच में ग्रुप ए से शुरुआत करेंगे, फिर आप ग्रुप बी, ग्रुप डी, जिसमें भी हमको पढ़ाने बोलिएगा हम पढ़ा देंगे। फिर उसके बाद ग्रुप सी आएगा जो कि फैक्चुअल है, उसके लिए मैं दबा करके नोट्स, वैल्यू एडिशन बहुत कंसाइज वे में बनाऊंगा कि बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन बहुत कंसाइज वे में आपके पास रहेगा, और उसको लिखना हम सिखाएंगे उसमें, ठीक है ना। एनीवे,
तो अब जो मैं एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर रहा था कि ग्रुप सी वाला, कि अगर मान लीजिए वैसा क्वेश्चन आ ही गया एग्जाम में, है ना, और आप चाह रहे हैं कि इसको भी अटेम्प्ट करें, और आपको क्या है कि पता ही नहीं है कि शुगर इंडस्ट्री जो है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ में जा रही है, शुगर इंडस्ट्री नॉर्थ से साउथ की तरफ चली गई है, पता ही नहीं है, ये अभी आप कभी ने सुन भी नहीं किया था कभी। तो मान लीजिए अगर आपको क्वेश्चन दे दिया है, तो क्वेश्चन तो पहली बात, पहला हिंट तो क्वेश्चन ही होता है, क्वेश्चन ही आपको यह बता दे रहा है कि शुगर इंडस्ट्री नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, तो यहीं पे जान जाइए कि हाँ, क्वेश्चन कह दिया है अगर कि नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, इसका मतलब जा रही है। अब ये जो पलायन हो रहा है क्यों हो रहा है, तो आप सीधे दिमाग लगाइए कि नॉर्थ का क्लाइमेट कैसा है, नॉर्थ में रेनफॉल कैसा है, नॉर्थ में वेजिटेशन कैसा है, नॉर्थ में लोग कैसा रहते हैं, मतलब हर ज्योग्राफी फोकस कर दीजिए, मतलब वहां का जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फिक कंडीशन कैसा है, वहां पर किस तरह का क्लाइमेट है, वहां पे किस तरह के ह्यूमंस है, ह्यूमन ज्योग्राफी, वहां पे किस तरह का ट्रांसपोर्ट का साधन है, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, हर चीजें पे फोकस कर दीजिए। और फिर वही चीज साउथ पे भी हर चीजें को फोकस कर दीजिए, और एक बार तुलना कीजिए कि क्या इसमें कुछ एडवांटेज ज्यादा तो नहीं आ रहा है। ऐसे करके भी क्वेश्चन क्रैक कर सकते हैं, लेकिन आप इतना रिस्क लीजिएगा ही क्यों, अगर ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा तो दूसरे वाले पे आप फोकस कीजिए। अगर रिसोर्सेज में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है तो ग्रुप ए ग्रुप बी पे फोकस कीजिए, है ना। चलिए, एनीवे, झारखंड सबसे छोटा है तो झारखंड को तो पकड़ ही लीजिए। देखने में लगे कि बहुत बड़ा है भाई, झारखंड ज्योग्राफी तो इतना बड़ा नहीं, झारखंड भाई राज्य है एक, पूरे देश की ज्योग्राफी का मतलब कि पूरे देश में, जैसे ये क्वेश्चन देख रहे हैं ना आप, नॉर्थ से साउथ, तो पूरे देश के ज्योग्राफी में से कहीं से ही पूछा जा सकता है। जब झारखंड पे आ जाइएगा तो फोकस कर जाइएगा कि यहाँ पे गिनी चुनी पहाड़ियां मिलेंगे, गिने चुने प्लेट्यूज मिलेंगे, गिनी चुनी नदियां मिलेंगी, नदियां भी छोटी छोटी होंगी, है ना, कुछ पुरानी प्राचीन नदियां होंगी दामोदर जैसा, बाकी सब नया नदियां जो नया नया पहाड़, वैसे तो सब ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स है, पुरानी ही नदियां माना जाएगा उसको, लेकिन फिर भी छोटी छोटी है, कोई मेजर रिवर नहीं। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ चला गया, मैच कर लीजिए कि साउथ में साक्षरता का स्तर ज्यादा है, बिजली वगैरह ज्यादा अच्छा रहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा है, साउथ के अंदर जो गन्ना मिलता है उसमें शुगर का कंटेंट ज्यादा है, जो भी आप लिख सकते हैं अपना लिखिए और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अदरवाइज मेरा पर्सनल सलाह यह है कि आप जिसमें बार बार प्रैक्टिस कर पा रहे हैं, ग्रुप सी हो, ग्रुप बी हो, या जो भी ग्रुप हो, चुन लीजिए और उसमें बहुत ज्यादा एम्फेसाइज कीजिए एक एक ग्रुप पे। एनीवे, तो यहां तक तो था थोड़ा सा हमारा पहला क्लास, जिसमें हमने कुछ कुछ एनालिसिस किया, कुछ कुछ चीजों को समझा, और बेसिकली हम क्वेश्चंस आपको दिखाना चाह रहे थे कि क्वेश्चन किस तरह से आया हुआ है, और थोड़ा सा सिलेबस भी दिखाना चाह रहे थे कि सिलेबस में किस तरह से 4 खंड बने हुए हैं, 4 ग्रुप बने हुए हैं, उन्हीं 4 ग्रुपों से 4 क्वेश्चन आते हैं। आप जिस भी ग्रुप पे अच्छा कमांड कर लीजिएगा, आप उस वाले क्वेश्चन को ज्यादा बेटर अटेम्प्ट कर पाइएगा। तो ये हो गया हमारा एक भाग नंबर 1 जो हमारा आज का लेक्चर है। अब आते हैं भाग नंबर 2 कि अब मेंस के लिए किस तरह से ज्योग्राफी का हम एक ओवरव्यू निकाल पाए, है ना। उसका मैं एक तोड़ लेकर के आया हूं थोड़ा सा, कि ओवरव्यू ऑफ ज्योग्राफी, ये एक टॉपिक का नाम मैं बोल रहा हूं, ओवरव्यू ऑफ ज्योग्राफी। जो बेसिकली मैं ये टॉपिक क्यों बता रहा हूं आपको, ये 40 नंबर के क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए मैंने ये चीजें समझाने का कोशिश कर रहा हूं कि 40 मार्क्स में दिक्कत ये है कि ये एस्से बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, एस्से बेस्ड आंसर्स हो गए, तो यहां चाहिए नोट्स तगड़ा, अंडरस्टैंडिंग तगड़ा, और एक एक टॉपिक पे कमांड तगड़ा। तो अगर आपको ज्योग्राफी या अर्थ के ऊपर, अर्थ का समझ नहीं है प्रॉपर, तो आप कभी भी ये टॉपिक, ये सिलेबस या ये सब्जेक्ट समझ नहीं पाइएगा। और इतने कम समय में कमांड कैसे किया जाए इसके ऊपर कि भाई हमको अर्थ जो है इतना बढ़िया से समझ में आने लगा है कि हम इसमें किसी भी तरह का क्वेश्चन पूछेगा एक बार हम अटेम्प्ट करने का क्षमता जरूर रखते हैं। माने 800 नहीं लिख पाएंगे, 300 वर्ड तो हम लिखने का ताकत रखे हुए, माने बिना प्रैक्टिस के भी। तो ये कैसे डेवलप किया जाए, अर्थ को जिस तरह से मैं आपको समझाने जा रहा हूं, जिस ट्रिक से, उस ट्रिक को आप बिल्कुल एकदम कंठस्थ पकड़ के बैठ जाइए, कुछ भी लिखिएगा नहीं अभी आपको, क्योंकि पूरे ज्योग्राफी का जो क्लास चलेगा उसमें हम एक भी स्लाइड आपके सामने नहीं ले जाएंगे, सारा ड्राइंग मैं हाथ से बनाऊंगा यहां पर, और आप भी हाथ से बनाइएगा अपने कॉपी में। कोई भी ड्राइंग जो गूगल से उठा करके स्लाइड में मैं लेके आता हूं हर क्लास में, उस तरह का मैं नहीं लेके आने वाला। यहां वही ड्राइंग हम लोग देखेंगे जो हमें बनाना है, और जो हम नहीं बना सकते वो आपसे हम कैसे बनवा पाएंगे। तो मैं जो ड्राइंग यहां बनाऊंगा, आप सब मेरे साथ में वो ड्राइंग बनाइएगा और आपको खूब नंबर आएगा, क्योंकि ज्योग्राफी इज ऑल अबाउट ड्राइंग, मैप्स एंड जो भी
फेनोमेना होता है उसका आप वहां पे दर्शा पाइए। डिफरेंस के लिए टेबल यूज कीजिए, जो भी चीजें आप कर सकते हैं करिए। एनीवे, ओवरव्यू मैं आपको थोड़ा ज्योग्राफी का देता हूं, ठीक, उसको आप ऐसे समझिए, कुछ भी लिखिएगा नहीं, बस खाली समझिए। देखिए, ज्योग्राफी का मतलब क्या है कि हमें अर्थ का स्टडी करना है। अर्थ, ये जो हमारा प्लैनेट अर्थ है, इसका हमें पढ़ाई करना है। अब इसका पढ़ाई करने का क्या तरीका हो सकता है, क्योंकि अर्थ के बारे में हम जानते ही कितना है। मनुष्य बहुत छोटा छोटा जीव है, अर्थ के ऊपर घूम करके कितना जान सकता है अर्थ के बारे में। लेकिन मनुष्य अपने बुद्धि से इतना जरूर जानता है कि दो चीजें अर्थ के ऊपर जरूर है। वो दो चीजें क्या है? एक, कि अर्थ के अंदर कुछ जरूर है, ठीक, और अर्थ के बाहर भी कुछ जरूर है, मतलब एक दुनिया, स्पेस है। इतना बात तो हर कोई जानता है कि अर्थ जो है खोखला नहीं है, क्योंकि उसका प्रूफ क्या है कि अगर आप 1 फीट का भी गड्ढा खोदिएगा तो आपको सॉलिड अंदर से अर्थ बाहर निकालना पड़ेगा। क्लियर? यानी एक चीज तय है कि अर्थ जो है एक सॉलिड चीज है, और अर्थ के ऊपर भी एक दुनिया है, स्पेस, जिसको हम लोग देख सकते हैं। इनका एग्जिस्टेंस प्रूव है। तो अगर हमको एक परफेक्ट ज्योग्राफर बनना है, मतलब ज्योग्राफी का हमको एकदम जबरदस्त समझ लेना है, तो अगर हम इसके अंदर वाले हिस्से को समझ लें कि अंदर में क्या है, या किस तरह से, देख तो नहीं पाएंगे हम लोग क्योंकि जाकर के उतना नीचे, आज तक सबसे गहराई में जो खुदाई हुआ है धरती पे, वो भी 10 से 12 किलोमीटर का गहरा जा पाया है आदमी, उससे गहरा नहीं जा पाया है। जो कि वो जगह का नाम है कोला आर्कटिक। आर्कटिक में कोला वो जगह का नाम है जहां से ड्रिल करके आदमी 10 से 12 किलोमीटर नीचे तक जा पाया, उसके नीचे जाना संभव ही नहीं। और आर्कटिक में क्यों जा पाए? क्योंकि आर्कटिक एक समुंदर है, जमा हुआ समुंदर है। तो वहां आप ड्रिल करिएगा ना तो करके नीचे जा सकते हैं। वही कोशिश अगर गलती से आपने अंटार्कटिक में किया तो आपका ड्रिले टूट जाएगा, क्योंकि अंटार्कटिक लैंड एरिया है, वो एक महादेश, कर ही नहीं पाइएगा। तो यानी हमें ज्योग्राफी का ओवरव्यू का मतलब क्या है कि हमें ज्योग्राफी का अगर ये अर्थ के अंदर और अर्थ के बाहर समझ में आता है तो हम ज्योग्राफर हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता। और हम जितना ज्यादा कोशिश करेंगे, फिर है क्या है, अर्थ का सरफेस। अब ये अर्थ के सरफेस पे कुछ चीजें हैं बनी हुई, माने कहीं पे पहाड़ बना है, कहीं पे ये नदी बनी हुई है, कहीं पे इसका ये बना हुआ है, मान लीजिए समुंदर है, कहीं पे कुछ है, वो अर्थ के सरफेस पे है जो हमको दिखाई देता है। तो अर्थ को समझने के लिए अगर हम इसके अंदर के बनावट को समझ लें बढ़िया से, या इसके अंदर को समझ लें और बाहर वाले को समझ लें, तो हमें पता चल जाएगा कि अर्थ के सरफेस पे जो भी होगा वो अंदर की शक्तियों के कारण और बाहर की शक्तियों के कारण है। तो अर्थ के अंदर को समझ लेना और अर्थ के बाहर क्या हो रहा है जिसके वजह से इसका सरफेस पे जो चीजें हैं वो शेप हो रही है, बस आपका काम ही खत्म हो गया। और यही दो चीजें आज हम लोग प्रयास करेंगे समझने का। अब देखिए, थोड़ा सा आप भी सोचेंगे कि मैंने ज्योग्राफी क्लास में मैं फाउंडेशन बैच में क्या पढ़ाता हूं। जो फाउंडेशन का बच्चा आता है, जो एकदम जीरो से पढ़ना चाहता है, उसको मैं ज्योग्राफी अलग टोन में बताता हूं। उसको पहले मैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री बताता हूं अर्थ का, कि अर्थ का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जो आपका सिलेबस में पहला पॉइंट दिया है जेपीएससी मेंस में, कि ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। लेकिन हमारे लिए क्योंकि जेपीएससी मेंस है, तो मैं वो 2-3 दिन का जो पूरा फाउंडेशन क्लास में लेता हूं वो नहीं लूंगा, आपको डायरेक्टली बताऊंगा ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ सीधे कल के क्लास में। आज वही जो इतना मैं लंबा चौड़ा बताता हूं कि पहले ब्रह्मांड बना, फिर ब्रह्मांड बनने के बाद सोलर सिस्टम बना 4.5 बिलियन साल पहले, सोलर सिस्टम बनने के साथ ही अर्थ का भी फॉर्मेशन हो गया, और इस अर्थ को अब पढ़ो। तो ये वाला कल करेंगे शॉर्टकट में। अभी के लिए मैं बस सिंपली आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर आपने अर्थ के इंटीरियर एक्सटीरियर के बारे में जान लिया है, फिर आपको कोई चिंता करने का, आप सब कुछ जानते हैं फिर ज्योग्राफी की दुनिया में। क्लियर? तो अब चलिए, इसी का मैं बेसिक, ये जो इंटीरियर ऑफ अर्थ है ये कैसे कैसे आया, कल के क्लास में देखेंगे ओरिजिन एंड इवोल्यूशन, जब मैं उसको लिखवाऊंगा भी। आज वाले में थोड़ा सा ओवरव्यू समझते हैं कि अर्थ का अगर एक शेप काट के देखा जाए तो कैसा दिखेगा। जैसे देखिए, ये जो हमारा है, आज कुछ भी लिखिएगा नहीं, बस ऐसे समझने का प्रयास कीजिए, है ना, बहुत बेसिक चीज है समझ में। जैसे ये सौर मंडल आपको नजर आ रहा है, ये कब बना? तो ये बना है करीब 4.5 माने 4.6 अरब साल पहले, बिलियन ईयर्स अगो। ये वाला हिस्सा जिसमें एक सूर्य है बीच में और उसके चारों तरफ कुछ प्लैनेट्स बने हुए हैं,
इसका भी बनने का अपना प्रक्रिया है, कई सारे थ्योरीज हैं। इस तरह का सूर्य कैसे बनता है, या इस तरह का सूर्य एक तारा है, ये सब कैसे बनता है, इसके पहले क्या था, उसका भी कहानी है हमारे पास। लेकिन मैं डायरेक्टली आपको सीधा यहां लेके चलता हूं कि यहां से जो तीसरा प्लेनेट है ये है हमारा अर्थ। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी अर्थ के बारे में जानना शुरू करेंगे, ये वाला जो अर्थ आपको नजर आ रहा है। ठीक, अब देखिए इस डायग्राम में यहां पर जो आपको नजर आएगा, देखिए इसी को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, अर्थ को थोड़ा सा बड़ा, और फिर मैं दोनों को समझाता हूं आपको। देखिए ये बीच में जो तारा आपको दिख रहा है सूर्य, और यहां जो ये अर्थ दिख रहा है, ये वहां से अभी तीसरा प्लेनेट है 150 मिलियन किलोमीटर के दूरी पे। एक समय ऐसा था जब इसी का हिस्सा था ये अर्थ। यानी अभी सूर्य को आप देख पा रहे हैं, सूर्य जो है आग का एक गोला है, जिसको हम लोग बचपन से आग का गोला मानते हैं। ये आग का गोला अभी तक गोला ही बना हुआ है 4.5 अरब साल पहले से, क्योंकि इस गोले के बुझने का मतलब है कि हमारा खेल खत्म, सबका खेल खत्म इस पूरे सोलर सिस्टम का। एनीवे, ये आग का गोला अभी तक बना हुआ है, लेकिन इसके टुकड़े से निकला हुआ अर्थ आग का गोला नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर अभी भी वो ईंधन जल रहा है, जिसको हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। इसके अंदर अभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन हो ही रहा है। न्यूक्लियर फ्यूजन मतलब हाइड्रोजन से हीलियम बनने का प्रक्रिया है। हाइड्रोजन का एक अणु दूसरा अणु, अब इसके अंदर मान लीजिए एक एक प्रोटॉन है, एक प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन, एक प्रोटॉन का मतलब हाइड्रोजन। ये दोनों जाकर के मिल जाते हैं, टकरा जाते हैं, माने दोनों का न्यूक्लियस जो है टकरा गया। अब जब ये दोनों का न्यूक्लियस टकरा के एक बन गया, तो यहां पे क्या हो गया है, माने ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दिखा रहे हैं, उसके अंदर एक एक प्रोटॉन है, दोनों टकरा क्या हो गया, एक एटम बन गया, एक न्यूक्लियस। अब एक न्यूक्लियस के अंदर इसका भी प्रोटॉन आ गया P और इसका भी प्रोटॉन आ गया P, यानी 2 प्रोटॉन हो गए। तो अब क्योंकि 2 प्रोटॉन हो गए तो उसको हम लोग कहते हैं हीलियम, तो ये हो गया हीलियम। अगर मान लीजिए एक और हाइड्रोजन टकरा के मिल जाए तो फिर ये 3 प्रोटॉन हो गया तो हीलियम में नहीं लिथियम बन जाएगा, 4 हो गए तो बेरिलियम बन जाएगा, 5 हो गए बोरोन बन जाएगा। जितने इसके अंदर आप डालिएगा, लेकिन अपना एक मेथड है करने का, लेकिन प्रोटॉन क्या है, आइडेंटिटी बताता है उसका। तो एक एक हाइड्रोजन में एक एक प्रोटॉन, वो मिला करके एक हीलियम बना दिया। लेकिन होता क्या है कि जितना ऊर्जा इन दोनों के पास है, मान लीजिए कि इसके पास मैं ऐसे रैंडमली खाली कह रहा हूं 640 टन, मान लीजिए प्रतिदिन 680 टन के आसपास ऐसे होता है, तो मान लीजिए इसमें कि 100 है, ऐसे मैं रफ फिगर लिख रहा हूं, 100 टन का ऊर्जा इन दोनों को मिला करके, तो जो दोनों को जोड़िएगा तो जो फाइनल आउटपुट आपको हीलियम यहां दिखाई देगा, हीलियम 100 का नहीं रहेगा, ये 80 का रहेगा। बाकी जो 20 का ऊर्जा है वो लॉस होता है। यही 20 का जो ऊर्जा है यहां हीट के फॉर्मेट में दिखाई देता है। मतलब 2 हाइड्रोजन का संपूर्ण ऊर्जा कन्वर्ट नहीं हो सकता है हीलियम में, कुछ ऊर्जा जो है बची हुई है, और वही ऊर्जा यहां पर नजर आ रही है, क्योंकि बाकी सब तो हीलियम है। फिर क्लियर? ये इतना छोटा सा जो काम है जो यहां चल रहा है, यही धरती पे नहीं चल रहा है, या चल भी रहा होगा तो उसके केंद्र में बहुत छोटे से हिस्से में चल रहा होगा, वो धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगा। रेसिडुअल हीट है, मतलब पहले इतना ही गर्म था, अब क्योंकि ये नाभिकीय ऊर्जा इसके अंदर काम ही नहीं कर रही है, तो धीरे धीरे धरती ठंडा हो गया। अगर नाभिकीय ऊर्जा काम करते रहती उसी लेवल पे, तो गर्मे रहता। यही तो है ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। कि ऑरिजिन कैसे हुआ? ऑरिजिन तो भाई सबका ऑरिजिन यहीं से हुआ है। अब वो कितने दूर जाकर के ठंडा हो रहा है, उस पे सारा मामला टिका हुआ है। कि आप सूरज की गर्मी से कितने दूर चले गए हैं, इस पे भी मामला टिका हुआ है ना? कितना आसान चीज है समझना। कि ज्योग्राफी में ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ वाला टॉपिक में फोकस कर रहा हूं, जो आपको मैंने पहले ही शुरू में कहा कि इसको हम लोग पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि वो जियो साइंस है। आप किसी भी क्लास में देख लीजिएगा ज्योग्राफी के, ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ वाला टॉपिक नहीं पढ़ाई होता है। वहां पर सोलर सिस्टम का ऑरिजिन पढ़ाई होता है, जिसमें चैम्बरलेन मोल्टन थ्योरी, 50 तरह का प्लैनेटसिमल थ्योरी, सब तरह का थ्योरी आता है, लैप्लास और कांत लैप्लास का थ्योरी सब आता है।
ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स भी हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें 6 तरह का थ्योरी है अलग अलग, जिसमें बिग बैंग सबसे ज्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी है, लेकिन उसके अलावा भी 6 थ्योरी। तो इन सब का ऑरिजिन हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन ऑरिजिन ऑफ अर्थ और इसके अंदर ये जो भाग बने हैं कि क्यों इसके अंदर कोर है, इसके अंदर मेंटल है, इसके अंदर ये वाला भाग हम लोग नहीं पढ़े हुए होते। तो इसीलिए जब ये नहीं पढ़े हैं तो हमें एटमॉस्फेयर भी समझ में नहीं आता है कि प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर क्या था, सेकेंडरी एटमॉस्फेयर क्या है, टर्शरी एटमॉस्फेयर क्या है, ये भी नहीं समझ में आता है। इसीलिए आपको पहला टॉपिक जो दिया है वो कहा है कि ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़िए। ये नहीं कि सोलर सिस्टम, ये नहीं कि आप ब्रह्मांड उसका ऑरिजिन पढ़िए, उससे क्वेश्चन ही नहीं आएगा। आप क्वेश्चन किससे आएंगे? ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ। चलिए, तो हम लोग तो ऑरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ पढ़ ही लेंगे। वो हम लोग तो बस ये समझने की कोशिश करें कि ज्योग्राफी में हमको पढ़ना क्या है ना, जो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कि ज्योग्राफर किस नजरिए से देखता है अपने धरती को। अगर हम भी वही नजरिया डेवलप कर पाए आज की क्लास में तो मेरा काम हो गया एक्सपर्ट के रूप में। तो चलिए, आपने अर्थ को देख लिया। अब अर्थ के अंदर सोचना है आपको कि देखिए अर्थ ठंडा कैसे हुआ होगा, तभी ना जाके सब कुछ बना है। अर्थ ठंडा कैसे हुआ होगा? तो मान लीजिए कि पहले जो अर्थ है, इसी को हम अर्थ मान लेते हैं, गर्म वाला धरती है। अब ये इसके अंदर का वो जो न्यूक्लियर फ्यूल है, माने जो ईंधन जो जल रहा है अंदर में, केंद्र से बाहर की तरफ जल रहा है, तो सबसे ज्यादा हीट तो अंदर की तरफ है, अंदर है हीट। अब क्या है कि मान लीजिए कि वो धीरे धीरे वो ईंधन कम हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, खत्म हो रहा है, उसका हीट जो यहां से यहां तक पहुंच पाता था उतना नहीं पहुंच पा रहा है। यानी क्या होगा कि धरती ऊपर से माने बाहर साइड से अंदर की तरफ ठंडा होना शुरू होती है। सबसे पहले ठंडा क्या हो रहा होगा? इसका सतह, ये जो बाहर का सतह है ये ठंडा होना शुरू हो गया। तो जैसे ही वो ठंडा होने का मतलब क्या है कि वो अपना फेज चेंज कर लेगा। जैसे मान लीजिए पानी जब ठंडा होने लगेगा तो क्या बनता है? लिक्विड से बनता है सॉलिड, बर्फ बन जाता है। तो कोई भी चीज ठंडा होने के बाद सॉलिड बनना शुरू होता है। तो यानी धरती का ऊपर का जो हिस्सा है ये पहले सॉलिडिफाई हुआ है। फिर इसमें कंसेप्ट्स हैं बहुत सारे। अब अंदर घुस के कंसेप्ट आप समझना पड़ेगा कि भाई एक्रीशन कैसे हुआ, फिर इसके अंदर और भी एटमॉस्फेयर वगैरह वो सब कंसेप्ट है, मान रहा हूं, लेकिन वो कल के लिए। आज पहले बेसिक से समझ लीजिए। तो धरती ऊपर से नीचे की तरफ ठंडा होते गई, यानी अंदर में अभी भी बहुत गर्म होगी धरती। कितना गर्म होगी उसका अंदाजा ही खाली लगाया जा सकता है। अब वो ऊपर से नीचे की तरफ ठंडी हुई है तो यानी डेंसिटी भी हर जगह एक नहीं रहेगा, क्योंकि मिनरल्स अलग अलग है सब जगह। और क्योंकि धरती घूम भी रही थी तो सारे मिनरल्स जो अंदर में है इधर उधर, या सारा सामान जो है, भारी सामान का बंटवारा और हल्के सामान का बंटवारा भी अलग अलग टाइप से हुआ होगा, जिसको हम लोग प्राइमरी डिफरेंशिएशन कहते हैं टेक्निकल भाषा, कि ज्यादा डेंसिटी वाले चीजें यहां जमा हो गई, हल्की चीजें सतह की तरफ आ गई। तो इनसाइड में यही तो है बस अर्थ का, कि अर्थ एक लेयर्ड सिस्टम क्यों बना हुआ है? क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ वो ठंडा हुआ है। तो पहले बाहर वाले हिस्से सॉलिडिफाई हो गए, लेकिन सॉलिडिफाई होने से क्या हुआ कि ये सबसे हल्के वाले चीजों से बना हुआ है। क्यों? क्योंकि धरती घूम भी रहा था और सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट के कारण जो सबसे हल्के ऑब्जेक्ट थे वो बाहर की तरफ जमा हो रहे थे, और जो सबसे भारी थे वो केंद्र की तरफ आ रहे थे, और धरती बाहर से अंदर ठंडा भी हुआ। यानी ऊपर की तरफ जो चट्टानें होंगी वो सबसे हल्का भाग है, सबसे कम डेंसिटी वाले भाग है अर्थ का। आपको लगता होगा कि हिमालय ऊपर में है, भाई यहां हिमालय का कोई अस्तित्व कहां है धरती के सामने? वो तो छोटा सा पहाड़ है। ये डॉट भी हम बहुत बड़ा बना दिए। हिमालय का कोई अस्तित्व है कहां है? हिमालय तो बस इतना सा दिख रहा है आपको। देखिए अर्थ को और जूम कर लीजिए तो हिमालय तो यहां नजर ही आ रहा है ना। इसका कोई अस्तित्व थोड़ी है यहां अर्थ के सामने। जब मर्जी करेगा फुटबॉल के जैसा हटा देगा अर्थ उसको, है ना, धरती। चलिए इससे बेहतर मैं डायग्राम आपको दिखाता हूं। इससे बेहतर डायग्राम है हमारे पास, गूगल अर्थ के माध्यम से दिखा सकते हैं, और सारा जो है आपको ज्ञान वहीं पे प्राप्त हो जाएगा, बहुत इजी लगने लगेगा। देखिए अब मैं यहां दिखाता हूं थोड़ा सा, बस 5 मिनट। ये अर्थ क्लियर दिख रहा है? अब ये जो अर्थ है इसी पे आप देखिए कि इतना बड़ा ये प्रशांत महासागर आपको दिख रहा है ऐसे करके। ये प्रशांत महासागर है कहां कुछ, ये तो खाली गड्ढे में पानी भरा हुआ है।
ये देखिए, माने इतना गहरा प्रशांत महासागर और उसका पूरा तल जो है दिखाई दे रहा है सैटेलाइट की इमेज से, है ना, आपको इसका पूरा एबिस का एरिया दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है, ये तो खाली पानी भरा हुआ है। और मान लीजिए ये इधर से उधर टकराएगा, यहां टकराएगा तो फूल जाएगा, वहां पहाड़ बन जाएगा, फोल्ड माउंटेन हो जाएगा, हिमालय बन जाएगा, कभी कुछ माउंटेन बन जाएगा। ये तो खाली सतह का खेल चल रहा है ऊपर में। और ये सतह का खेल क्यों चल रहा है? क्योंकि धरती के अंदर में कुछ ना कुछ ऐसी शक्ति जरूर मौजूद है जो ऊपर ना इसको घुमा फिरा रही है हर चीज को। हमें बस उतना ही समझना था। जैसे ही आप वो समझ गए तो पूरा जियोमॉर्फोलॉजी आपको समझ में आ गया। क्लियर? तो ये देखिए अर्थ, इसमें कौन सा बहुत बड़ी चीज है जो हमको समझ में नहीं आएगा। और मैंने जैसा कहा आपको कि हिमालय उसका क्या है, हिमालय हमारे लिए बहुत बड़ा है, लेकिन इस स्केल पे हिमालय का क्या हैसियत है? कुछ नहीं, हम बहुत छोटे से हैं। क्लियर? तो हमें क्या समझना है कि इसके अंदर एक एक चीजों का निर्माण कैसे हुआ, उसके कोर का मतलब क्या है, कोर में हो क्या रहा है, और कोर से बाहर इन चीजों का मूवमेंट कैसे इधर से उधर हो रहा है। तो इसी में आपका वैगनर का ड्रिफ्ट थ्योरी कि ये इधर से उधर ड्रिफ्ट हो गए, उसी के अंदर आपका सी फ्लोर का स्प्रेडिंग थ्योरी कि समुद्र का तल जो है फैलता रहता है, और उसी में आपका प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कि ऊपर में जितने ये हिस्से दिख रहे हैं ना, पतले पतले प्लेट, यही सब प्लेट है, इन्हीं का मूवमेंट इधर उधर। लिथोस्फेयर का हिस्सा जो है वो प्लेट कहलाता है ऊपर का, तो उन्हीं का मूवमेंट हो रहा है इधर से उधर, यही टेक्टोनिक प्लेट थ्योरी है ना। ओवरव्यू समझना है। अब मान लीजिए कि ये आपने समझा, और मैंने आपको शुरुआत में क्या बोला कि चलो अर्थ के अंदर फिर तो हम गहन अध्ययन करेंगे कि क्या क्या लेयर है एक एक, लेकिन मोटा मोटा तो समझ में आ गया कि इतना ही पढ़ना है ज्योग्राफी में। तो जियोमॉर्फोलॉजी में बस इतना ही पढ़ना है कि इंटीरियर ऑफ अर्थ में होता क्या है, किस प्रोसेस के द्वारा वो बना है, जो एक लाइन का टॉपिक। हाँ, लेकिन याद रखिए कि इस एक लाइन के टॉपिक को ढूंढने में इतना छोटा सा, जो मैं इस ज्ञान को हल्का में नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कॉन्सेप्ट सब्जेक्ट बहुत इजी, इसी ज्ञान को ढूंढने में 400 साल का समय लग गया है ना। सदियों तक आदमी कौतूहल से देखता था अर्थ को कि भाई ये क्या है। इतने सारे जो साइंटिस्ट आए इसमें, आर्थर होम्स आए, इसके पहले मान लीजिए अल्फ्रेड वेगनर से शुरुआत होता है इस पूरे कड़ी का, उसके ऊपर हैरी हैसडैड्स, ये सब लोग आते गए, एक एक करके आते गए। और भैया ये पूरा इतने दिन का जो पूरा प्रक्रिया चलता है, ये कोई मजाक की बात नहीं है ना। लेकिन एक के ऊपर एक नॉलेज जब बनता गया, तो हमारे पास आज के समय जो नॉलेज है अर्थ के इंटीरियर के बारे में, हम आज भी नहीं जानते हैं, सब थ्योरी है, लेकिन फिर भी इतना कंफर्म पता है कि अर्थ के नीचे ये कैसे कैसे काम कर रहा है। उतना ही हम लोगों को जान लेना है, सारा ज्योग्राफी का खेल समझ में आ जाएगा। अब क्या है, अर्थ के बाहर का दुनिया, अंदर का दुनिया के बारे में हम समझ गए, अर्थ के बाहर का दुनिया। अब बाहर तो ये चारों तरफ स्पेस आपको दिख ही रहा है ना। ये जो स्पेस है ये क्या है, पूरा स्पेस है बाहर। और स्पेस आइंस्टीन के हिसाब से स्पेस शून्य नहीं है, न्यूटन के हिसाब से स्पेस जो है वो खाली है, वैक्यूम शून्य, वो कुछ है ही नहीं। लेकिन आइंस्टीन के हिसाब से ये जो पूरा स्पेस है ना, इसको समझ लीजिए कि एक जेली जैसा सब्सटेंस है, एक तेल के जैसा है जिसमें अर्थ घुसा हुआ है, और जहां भी ये जाएगा उस जगह पे ये उसको बेंड कर देगा स्पेस को, है ना। उस जगह को ये बेंड कर देगा, कि मतलब इसको ऐसे करके बेंड किए हुए है, जो भी स्पेस में घुसा हुआ है उस स्पेस को ये बेंड किए हुए है। यही तो है आइंस्टीन का सिद्धांत कि ये बेंड किए हुए है, इसी वजह से कोई भी चीज घूम करके ऐसे चले जाती है तो ग्रेविटी दिखता है। ये आइंस्टाइन के हिसाब से ग्रेविटी का डिफिनेशन। न्यूटन के हिसाब से ग्रेविटी का डिफिनेशन कि एक चीज यहां है तो ये भी खींचती है उसको, ब्रह्मांड का सारा चीज एक दूसरे को खींचता है। F = G m1m2/r²। बड़ा आसान। एनीवे फिर भी छोड़िए, हमें इसमें नहीं जाना है। मेरा कहना यह था कि अरे भैया अर्थ के बाहर जो है, तो हमें ये पूरे स्पेस से क्या मतलब है। हम पूरे स्पेस, जैसे वहां है अर्थ के बाहर, यहां ये स्पेस दिख रहा है, उधर वो स्पेस दिख रहा है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। जो एकदम सटा हुआ है ना, अब मान लीजिए कि आप यहां से बनाइए, जैसे अर्थ का जो रेडियस है, ये रेडियस यहां से यहां 6400 किलोमीटर त्रिज्या, माने यहां से यहां जाइएगा तो 12800 किलोमीटर। अब मैं कह रहा हूं कि इस पूरे 12800 किलोमीटर के लाइन पे, इतना बड़ा लाइन अगर 12800 किलोमीटर बता रहा है,
मैं कह रहा हूं कि आप 12 किलोमीटर का हमको डॉट बनाइए। तो अगर 12,800 किलोमीटर आपने बनाया तो 12 किलोमीटर क्या दिखेगा? एक माइक्रोस्कोपिक डॉट दिखाई देगा। माइक्रोस्कोपिक डॉट मतलब आप उसको बाहर बना ही नहीं पाइएगा। तो एटमॉस्फेयर जो अर्थ का है उतने ही दूर में है, मतलब एकदम अर्थ से चिपका हुआ। वो ऐसा नहीं हम लोग बनाने के लिए बनाते हैं कि भाई एकदम बना दिए एटमॉस्फेयर इतना ऊपर, एग्जोस्फेयर ऐसे करके ये बना रहे हैं, बनाने के लिए बनाते हैं। लेकिन जो असली एटमॉस्फेयर है वो धरती से एकदम समझ लीजिए चिपका हुआ है, क्योंकि 10 से 12 किलोमीटर के ऊंचाई तक सारा 90% एटमॉस्फेयर खत्म हो जाता है। तो यानी अर्थ के बाहर कितने ऊंचाई तक आपको पढ़ना है? खाली एटमॉस्फेयर तक पढ़ना है, क्योंकि वही हम पे इफेक्ट डाल सकता है। वहीं से बारिश का एक बूंद आएगा और वो बूंद नीचे जाके जब गिरेगा तो यहां पे एक जो पहाड़ होगा ना, बड़ा सा पहाड़, उस पहाड़ का एक एटम या एक मॉलिक्यूल निकालेगा एक पानी का बूंद। इसी को इरोजन कहते हैं, वेदरिंग। जो बड़े बड़े पहाड़ है ना, जिसको आप अरावली को कहते हैं कि तोड़ देंगे, या मान लीजिए हजारीबाग का प्लेट्यू, रांची का प्लेट्यू, ये सब बड़े बड़े अब उतने पहाड़ नहीं रह गए हैं। एक जमाना ऐसा होगा ना जब ये हिमालय से भी ऊंचे पहाड़ रहे होंगे, लेकिन यही बारिश की बूंदे ने इनका इरोजन कर दिया है। तो धरती के अंदर भी कुछ शक्तियां हैं, धरती के बाहर भी कुछ शक्तियां हैं जो एटमॉस्फेयर में हैं, वो ही असर डालती हैं, तब जाके धरती के सतह पे कोई चीज है वो बनती है। धरती के सतह पे जो चीजें हैं उनका निर्माण आपको होता हुआ दिख रहा है। हम लोग यहीं पे रहते हैं। तो पूरे ज्योग्राफी का कंसेप्ट यह है कि आप धरती के अंदर भी थोड़ा सा जान लीजिए, कौन कौन सी शक्तियां, ये लाइंस क्यों बना है, इतना सारा आकृतियां क्या है, ये सब कभी ज्वालामुखी हुआ करते थे आज नहीं है, अंदर डूबे हुए सब क्यों है, क्या है, इसको बस समझ लेना ही ज्योग्राफी है ना। इस गोले का ओरिजिन कैसे हुआ, इसी को समझ लेना ज्योग्राफी है, जियो साइंस है, ज्योग्राफी भी नहीं है, जियो साइंस। तो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, फिर कौन कौन से लोग आए जो एक एक करके ये सारी चीजें बताते गए, उसमें ज्वालामुखी क्या है, उसमें वो क्या है, इसी में धूप पड़ती है तो क्या होता है, हीट बजट एल्बिडो होता है तो क्या होता है, बारिश कैसे होता है, इतना ही पढ़ना है। और दूसरा ये कि अब इस पे कुछ मिनरल्स मिल रहे हैं, सब जगह मिनरल नहीं मिलते हैं, कुछ वैसी जगह मिनरल मिलते हैं जहां वो धरती का पुराना वाला चट्टान एक्सपोज हो चुका है बाहर में, तो वो सब जगहों पे मिनरल मिलेगा, खनिज मिलेगा आपको। तो वो खनिज क्यों मिलते हैं, कहीं पे कोयला क्यों मिलता है, बस इतना ही तो पढ़ना है, यही पूरा ज्योग्राफी। और आखिरी में इन पे हमने ग्रुप ए बी सी के तीनों के बारे में बात कर लिया कि ग्रुप ए बी सी में क्या दिया हुआ है। और आखिरी चीज कि अब इस पे लगभग पिछले 18 लाख साल से इंसान भी रह रहे हैं, ह्यूमंस। और ह्यूमंस का क्या है नेचर कि ह्यूमंस को आज लगता है कि हम सर्वशक्तिशाली, ऑब्वियसली हैं भी सर्वशक्तिशाली, कम से कम इस ग्रह पर। और वो सर्वशक्तिशाली हैं तो ह्यूमन ज्योग्राफी कि इस ज्योग्राफी माने अर्थ और ह्यूमंस के बीच में क्या रिश्ता नाता है। वो इंसान जो एक समय पाषाण युग में जी रहा था, वहां से वो धीरे धीरे क्यों अपना एक कबीला सेटलमेंट बनाता है, यानी उसको खेती करता है वो। तो अर्थ से क्या उसका रिलेशनशिप है जिसके कारण इंसान अब बदलता चला जा रहा है समय के साथ, कभी वो माइग्रेशन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी पॉपुलेशन बढ़ रहा है। तो ये सारा सब ह्यूमन ज्योग्राफी भी थोड़ा सा हमें पढ़ना होगा रिलेशनशिप को समझने के लिए। तो ये जब इतना सारा कुछ आप पढ़ लीजिएगा ना, यही आपका सिलेबस है, जो ऑब्वियसली कहीं का भी सिलेबस यही रहता है। और ज्योग्राफी जैसा सब्जेक्ट पढ़ने का मतलब ही यही है। तो आखिरी जो मैं टॉपिक आपको समझा रहा हूं कि अगर ये फाउंडेशन बैच होता तो मैं क्या बोलता, फाउंडेशन बैच होता तो मैं ये जो आपको शॉर्टकट में समझाया ना मैंने, एकदम जो जूस बना करके, ये पहले मैं आपको धीरे धीरे समझाता, मतलब 1 महीने के बाद खुद ही आपको समझ में आने लगता है ये चीज, हमको समझाना नहीं पड़ता। अभी मैंने क्या किया कि 1 महीने में जो आपको समझ में आता वो सीधे मैंने आपको पहले बता दिया। कुछ लोगों को 1 साल में भी इतना समझ में नहीं आएगा कि आपको करना क्या है। ये जो गोला आपको दिख रहा है ये हमारी दुनिया है, इस दुनिया के अंदर क्या है वो जान लेना है, उसी के स्टडी को जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। इसके सतह पे क्या है वो भी जान लेना, वो भी जियोमॉर्फोलॉजी का हिस्सा है। इसके सतह से बाहर क्या है, गैस है, वो 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई तक है, और कुछ गैसेस और भी पतली है तो उससे भी ऊपर चलेगी, ओजोन और ऊपर है 50 किलोमीटर तक। तो ये जितनी चीजें हैं इसके बारे में अगर हम पढ़ लेते हैं तो वो हो गया, मान लीजिए एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ रहे हैं।
यानी एटमॉस्फेयर से ही क्लाइमेट बनता है, तो क्लाइमेटोलॉजी हो गया। यहां जो इतने बड़े बड़े समुंदर दिख रहे हैं, समुंदर कुछ नहीं होता है, गड्ढे में खाली पानी भरा हुआ है। तो हम अगर इस पानी को पढ़ लेते हैं तो हो गया ओशियनोग्राफी। इसके ऊपर जितने पहाड़ थे उससे कट कट के मिट्टी बनती है, उसको हम कहते हैं सॉइल ज्योग्राफी, तो सॉइल ज्योग्राफी पढ़ लिया। हमारे आसपास जो भी जीवित और निर्जीव चीज है, मतलब जीवन और निर्जीव, मतलब बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर, इसको एनवायरमेंट कहते हैं, पर्यावरण। यानी हमारे पास जो कुछ भी है, सनलाइट भी पर्यावरण का हिस्सा है, तो हम उसको एनवायरमेंट भी पढ़ सकते हैं कि एनवायरमेंट बना हुआ है भाई हमारे आसपास। फिर एनवायरमेंट के कई कंपोनेंट हैं। तो जितना आप पढ़ते जाइए, क्या दिक्कत है ना? जितना हमें सिलेबस में दे दिया उतना हम पढ़ जाएंगे। अब इसी सिलेबस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को मैंने शुरुआत में आपको इसलिए दिखाया है ताकि दोनों को देख के आप एक जजमेंट कर पाइए कि सिलेबस कैसा बनाया गया है और क्वेश्चन किस लेवल का पूछ रहा है। तो अगर आप मेरे हिसाब से, जैसा मैं आपको बता रहा हूं, ज्योग्राफी आप पढ़ के जाइएगा तो क्वेश्चन चाहे कुछ भी पूछे आपको सब पता रहेगा। मामला यह है कि तेजी से नोट्स बनाना है खाली, है ना, कि हमें, जैसे मैंने बोला ना कि 40 नंबर का क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए आपके पास कंटेंट पहले से ऑलरेडी आप 1000 वर्ड में उस टॉपिक को कहीं ना कहीं लिखे हैं, तभी आप उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन सॉल्व कर पाइएगा। क्योंकि 60% कंटेंट जो है कॉमन चला जाएगा सब में। जैसे हम आपको इस बैच में, हमारा क्या उद्देश्य है, इस बैच में मैं हिस्ट्री जब से ले रहा था उसमें मैंने क्या बोला, क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में चल रहा है। हर क्लास में हम लोग 3-4 क्वेश्चन या उसके संभावनाओं पे चर्चा करते हैं कि ये टॉपिक है, मान लो मराठा का टॉपिक है, तो मराठा से कितने वैरायटी के क्वेश्चन बन सकता है, इसका हम पहले शुरुआत में चर्चा करते हैं। अब आप लोग इतने सक्षम हो चुके हैं कि खुद ही बोल देते हैं कि देखिए इस वैरायटी का क्वेश्चन आ रहा होगा या इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। फिर उस पर हमारा डिबेट चलता है 5 मिनट कि ऐसा नहीं बनेगा, ऐसा बनेगा, यही हम लोग करते हैं। फिर हम लोग आते हैं कि हाँ इतने टाइप का क्वेश्चन हमारा बन गया, अब हम लोग चलिए एक स्टैंडर्ड तरीके से पहले एक्सप्लेनेशन करते हैं 10-15 मिनट, और फिर जाकर के उसको समझने का प्रयास करते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं कंटेंट कि इसमें किसी भी वैरायटी का क्वेश्चन आ गया हमसे हिट हो जाएगा। और तब भी बैकअप के लिए मैंने आपको जो टॉपिक हम लोग क्लास में डिस्कस नहीं करेंगे उसका भी नोट्स मैंने पीडीएफ में दिया हुआ है, सेम स्टाइल में, क्वेश्चन प्लस आंसर। तो हमको ये बताइए कि आपका फिर मेंस में कैसे कोई क्वेश्चन छूट सकता है। ज्योग्राफी हो, साइंस हो, टेक हो, और कुछ दे दो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दे दो वो भी पढ़ेंगे, सी प्रोग्रामिंग दे दो वो भी पढ़ेंगे, मैथ्स दो वो भी पढ़ेंगे, कैलकुलस दो वो भी पढ़ेंगे, केमिस्ट्री दो वो भी पढ़ेंगे, है ना। पढ़ने से क्या टेंशन है कि ये सब्जेक्ट ऐसा लगता है, ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी और ये सब तो नाम है भाई खाली। अगर आपको पढ़ना में इंटरेस्ट है तो सब चीज पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा, और नहीं इंटरेस्ट है पढ़ने में तो ज्योग्राफी क्या, आप अपना सब्जेक्ट जो आपको फेवरेट है ना, फेवरेट तो कोई सब्जेक्ट होगा नहीं, फिर भी अगर गलती से कोई फेवरेट सब्जेक्ट है उसको भी आप बहुत मेहनत करके पढ़ते हैं, मजा लेके नहीं पढ़ते। तो मेरा उद्देश्य बस यही है कि हम लोग इसमें घुस जाएंगे कल से, और इसके इंटीरियर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले सारे थ्योरीज के बारे में लिखवाऊंगा, जितना नहीं होगा उतना पीडीएफ दूंगा, और कल से आपका काम चलेगा। अभी हमको बताइए कि इसमें से कोई डाउट है या आपको कोई मुश्किल लगा कि भैया इतना ही तो जानना है, स्कोप मेरा पता चल गया कि हमको इतना ही जानना है। अपने हर आंसर को सॉल्व करने के लिए, हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें इतना ही नॉलेज चाहिए। ये क्लैरिटी हो गया ना। अब आपको देखिए कितना इजी लगेगा। कोई इधर उधर का ज्ञान नहीं, हमें जितना इसके अंदर इसके बाहर इतना हम जान गए, मेरा काम खत्म हो गया। क्लियर? यस, बताओ, कोई डाउट है तो पूछो जल्दी से।